बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे बड़ी ही ज़रूरी बात करनी है और नहीं तालीम की और सेहत की बात नहीं करने वाली। वैसे तो आपको पता ही है कि डेली मेरी कोशिश होती है कि कोई ना कोई हेल्थ या एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो, लेकिन आज एजुकेशन के लगभग की ही बात करने वाली हूँ। लेकिन तालीम ज़िंदगी में एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और एजुकेटेड होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और ये हर इंसान का बुनियादी हक है। ये बात तो हम बहुत अरसे से करते आ रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें या सोचें तो सिंपल सी बात है, इंसान ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहता है, कुछ भी अचीव करना चाहता है, सिंपल बात है, सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है, बेटा कहाँ तक पढ़े हुए हो, या कहाँ से आपने अपना बीए किया है, या स्कूलिंग कहाँ से की है। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है क्योंकि ये बात ऑलमोस्ट फॉर ग्रांटेड ली जाती है कि तालीम तो अगले ने हासिल की ही होगी या कर ही रहा होगा। एक तो ये बात हो गई, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मगर तालीम के साथ साथ क्या कोई ऐसी स्किल्स, क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को आनी चाहिए? आई फील कि जहाँ हम तालीम के ऊपर बहुत तवज्जो देते हैं, वहाँ पे किसी ना किसी स्किल के ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए। ये चीज़ तो बहुत अरसे से मैं कहती आ रही हूँ और रिसेंटली तो बहुत ज़्यादा कह रही हूँ कि जब हम तालीम की बात करते हैं तो एजुकेशन के साथ साथ लाइफ स्किल्स सीखनी बड़ी ज़रूरी हैं। अब लाइफ स्किल्स क्या है? खाना पकाना आना चाहिए आपको, अपने कपड़े इस्त्री करने आने चाहिए, कपड़े धोने आने चाहिए, बेसिक चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर इंसान को आनी चाहिए। लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये हमारी अम्मी को आता है काम और ये हमारी अम्मी की ही ड्यूटी है करने को। लेकिन एक्चुअली अगर सोचा जाए तो सफाई करना, कपड़े धोना, ग्रोसरी ख़रीदना, गोश्त ख़रीदने के लिए जाना, ये सारी चीज़ें करना, झाड़ू पोछा करना आना, ये सारी चीज़ें हर इंसान को आनी चाहिए। एक चीज़ जो हम सबको डिसाइड कर लेनी चाहिए वो ये है कि लड़का हो या लड़की हो, घर में ये सारी लाइफ स्किल्स तो हमने सिखानी है। अब बात हो गई भी तालीम भी देनी है, तरबियत तो घर वाले और स्कूल मिल के करते ही हैं, उसके साथ साथ हमने लाइफ स्किल्स भी सिखानी है। उसके साथ साथ कोई ऐसा स्किल, कोई ऐसा हुनर ज़रूर इंसान को आना चाहिए जिसके अंदर इंसान एक्सेल करता हो। अब चाहे आप पेंटर हैं, चाहे आप स्कल्प्टर हैं, अब ऑब्वियसली अगर आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं तो वो आपका करियर तो हो गया, लेकिन उसके साथ कोई ऐसी हॉबी, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अब मेरी एक दोस्त है, वो बहुत ही ब्रिलियंट जनरल सर्जन है, लेकिन उसकी इन्जॉयमेंट या फैमिली टाइम का एक हिस्सा ये है कि हर संडे को या सैटरडे को वो अपनी फैमिली के साथ कुकिंग करती है, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ वो लोग मिल के खाना तैयार करते हैं और बाकी फैमिली भी आती है और वही खाते हैं जो उन दोनों मियाँ बीवी ने और बच्चों ने मिल के तैयार किया होता है। अब वो इतनी बड़ी जनरल सर्जन है, लेकिन उनको सैटरडे मिले या संडे ऑफ मिले, जौन सा भी दिन ऑफ मिलता है, वो एक दिन उनका फैमिली टाइम के लिए कमिटेड होता है, जिसके अंदर फिर इस तरह की उनकी एक एक्टिविटी होती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिस फील्ड में तालीम हासिल की हो उस फील्ड में आपको इंटरेस्ट ना हो, या वो फील्ड जो है आपको इतनी अपील ना करती हो, तो आपके पास कोई और एक ऑल्टरनेटिव या कोई और ऑप्शन आ जाता है। बहुत से लोग ग्रेजुएट करके स्किल्ड प्रोफेशंस के अंदर आ जाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि हम बात कर सकते हैं, आप अच्छे सेल्समैन हो सकते हैं, आप एक्टिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग, मेकअप, ग्रूमिंग, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकिंग, आई मीन यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और मज़े की बात यह है कि अब लोग इस चीज़ के मोहताज नहीं रहे कि भैया अगर कहीं से नौकरी आएगी तो तभी हम इस चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे या आगे बढ़ेंगे। सोशल मीडिया हो गया, ऑनलाइन जाके यूट्यूब पे हज़ार तरीक़ों से आप डिफरेंट स्किल सीख सकते हैं। हम अपने शो पे व्यूअर्स कितने टैलेंटेड लोगों को बुलाते हैं, होम डेकोर आर्टिस्ट को बुलाते हैं, वो हमें चीज़ें बनानी सिखाते हैं, जूट के बैग्स हमने आपको दिखाए, उसके अलावा ट्रक आर्ट की चीज़ें आपको ऑन एयर ही हमने दिखाई, बना भी सकते हैं। रेज़न आर्ट जो है वो बहुत इन आजकल हुआ है, टेबल टॉप्स, पेंटिंग्स, डेकोर की चीज़ें। सो द पॉइंट इज़ किसी भी डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। वो आर्टिस्टिक भी हो सकता है, वो आर्टिस्टिक ना भी हो। आप स्टैम्प कलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो डाक के स्टैम्प्स कलेक्ट किया करते थे,
आप कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट ममालिक के, हज़ारों चीज़ें की जा सकती हैं अगर आप उसमें इंटरेस्ट लें तो। अगर मैं पेंटिंग की बात करूँ तो एक अच्छा पेंटर अपनी स्किल्स के थ्रू पेंटिंग तो बनाता है, डिफरेंट कलर्स के साथ खूबसूरती को इन्हांस करता है अपने आर्ट वर्क की, और अगर वो अच्छा काम करता हो तो उससे रोज़ी रोटी भी कमा सकता है। सो आप इमोशनली भी अपने आप को एक सपोर्ट। अब मैं एक बहुत बेहतरीन इंजीनियर को जानती हूँ, अब वो अपनी रिटायरमेंट की तरफ आ रहे हैं, तो मुझे बता रहे थे कि भी तुम्हें पता है जुगन, मुझे फ़ोटोग्राफी का बड़ा शौक़ था, तो अब मैं, हमारे अंकल हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे फ़ोटोग्राफी का, तस्वीरें खींचने का बड़ा शौक़ था, अब मैं प्रोफेशनली फ़ोटोग्राफी की तरफ जाऊँगा। तो मैंने कहा अब? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कलेक्शन तो मेरे पास काफ़ी जमा हुई भी है, मैं यही जमा कर रहा था कि जब रिटायरमेंट की तरफ जाऊंगा तो तब इसके अंदर इंटरेस्ट लूँगा। तो मैंने कहा ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। तो इवन आफ्टर रिटायरमेंट आपके पास एक बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव आ जाता है। मेरी एक कज़न है, उसकी नानो जो हैं वो निटिंग किया करती थी, उन्हीं से निटिंग और क्रोशे का काम बाकियों ने सीखा। अब वो बहुत प्यारे प्यारे क्रोशे के टी के मतलब चाय की टिकोजियाँ और टेबल मैट्स और इस तरह की चीज़ें बनाती है, और वो ऑनलाइन सेल करती हैं। सो पैसे बनाने का तरीका अपनी जगह, नौकरी एक और क्रिएट करना अपनी जगह, और जनरली अपने माइंड को, जिसको हम पहले ज़माने में हॉबीज़ कहा करते थे, कोई और हॉबी, कोई और इंटरेस्ट की चीज़ इंसान में ज़रूर होनी चाहिए। कभी कभी हमने पढ़ा कुछ और होता है और हमारी मतलब डिग्री कुछ और होती है, लेकिन हम जो काम परसू कर रहे होते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। सो अपने अंदर जो स्किल्स हैं उनको होन इन करना और उनको आगे लेके चलना, ये एक बड़ी ही सेंसिबल चीज़ है, प्रैक्टिकली भी और क्रिएटिवली भी, दोनों तरीके से आपको ये चीज़ हेल्प आउट करती है। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पे शेफ़ अनम हमारा इंतज़ार कर रही हैं। जी शेफ़ अनम शेख, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तबीयत थोड़ी सी ऑफ है। हाँ जी, आपको पता ही है, बिल्कुल ऐसा वो ही है। हाथ में चोट लगी हुई है, तो उसकी वजह से, पेन किलर्स की वजह से थोड़ी सी स्टमक में इशू हुआ हुआ है, बट अल्लाह का शुक्र है, एक और दिन, एक और मुलाकात अपने व्यूअर्स के साथ, और वैसे ही बंदा ऑन एयर आता है तो सारा कुछ ठीक हो ही जाता है। मैं देख रही थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। अभी आपकी कितनी तबीयत ख़राब थी, मैंने खुद अभी देखा है, और जैसे ही आप ऑन एयर आई हैं तो आप वो खुशी वाला चेहरा, वही जैसे आपके घर पे मेहमान आते हैं ना, जब आप उनको वेलकम करते हैं। बहुत पहले समझाई थी, जब आपने शुरू में काम शुरू किया था यहाँ पे, मैंने आपको बात की थी पुत्र नौकर की नखरा। जी बिल्कुल ऐसा। बात ये है कि ये हम एक शौक और एक एंजॉयमेंट के लिए तो करते ही हैं काम, लेकिन ये नौकरी है। एग्जैक्टली, ये हमारी ड्यूटी है। हम ऑन एयर आते हैं, हम अपने व्यूअर्स से बातचीत करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब उनकी गलती तो नहीं है ना कि जुगन आपकी तबीयत ख़राब है। सो द पॉइंट इज़ अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को एक सर्टन तरीके से आगे लेके चलना, ये सब काम करने और रोज़ी रोटी कमाने के तरीके हैं। बेशक ऐसा ही। एंड द फैक्ट इज़ वही है ना कि आपने लंबी रेस का घोड़ा बनना है या आपने शॉर्ट टर्म के लिए चलना है। बिल्कुल। सो बड़े प्रॉब्लम्स, बड़े इश्यूज़ को बंदा, ऑब्वियसली अगर मैं कहती हूँ मेरी तबीयत नहीं ठीक, प्रोग्राम रिपीट पे चल जाएगा, कोई सच इशू नहीं है, लेकिन गेस्ट आए हुए हैं, 100 और मामलात हैं। सो द पॉइंट इज़ इंसान को अपने आप को आगे लेके बढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, हम जो बात कर रहे हैं आज प्रोफेशन को और साथ में पैशन को भी परसू करना, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, और ये मिसाल मैं अपने पे भी लेती हूँ, क्योंकि मैंने स्टडीज़ की BS ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी में मैंने पढ़ा था। तो जब मैंने इसको पढ़ा तो उसको पढ़ने के बाद मैंने कहा नहीं, ये मेरे बस की चीज़ नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपको लोगों की काउंसलिंग करने के लिए जाना पड़ता है, तो उनकी बातें सुन के मुझे उल्टा ही डिप्रेशन, उनका डिप्रेशन मैंने क्या ख़त्म करना है, मुझे तो खुद डिप्रेशन। मुझे भी, मैं जब अपनी पढ़ाई रीस्टार्ट करने लगी थी अभी, फिर मैंने उसको डिले कर दिया बिकॉज देयर सो मेनी अदर थिंग्स गोइंग ऑन। मे बी अब मैं जनवरी में या सितंबर में रीस्टार्ट करूँगी अपना, तो मैं मास्टर इन साइकोलॉजी करना चाहती हूँ। मैं वो पढ़ रही थी कि किसी ने मुझे यही समझाया कि प्लीज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ मत जाना जी, कि क्लिनिक वो वाला नहीं करना। बहुत इसके लिए आपको टेम्परामेंट आपका चाहिए। तो फिर वहाँ से, क्योंकि मुझे शौक़ था, खाना मैंने बड़ी अर्ली एज में बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने कहा क्यों ना इसको प्रोफेशन को ज्वाइन किया जाए। वो उसमें मेरी लक अच्छी थी। फिर मैं, आप जैसे जब लोग आप ज़िंदगी में मिल जाते हैं तो वो फिर रास्ते अल्लाह ताला आगे से बनाता जाता है। तो बस वो फिर मैंने अपने शौक़ को जो है अपने प्रोफेशन में
कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल। तो आज जब मैं अब किचन में जब आके खड़ी होती हूँ ना, तो मैं बड़े ही खुशी से, लोग मुझे कहते हैं यार कैसे खड़ी हो के इतनी इतनी देर काम कर लेते हो, जब खासतौर पर रमज़ान होता है मुझे एक साथ 3-3 जगह पर शो करने जाना पड़ते तीन जगह शो करना पड़ता है और खड़े होके आपको घंटों डिशेस वगैरह बनानी पड़ती हैं, बहुत मुश्किल हो लेकिन जाता मैं हमेशा अपने काम को एंजॉय करती हूँ, मैं उससे ऑफेंड नहीं होती। और ये चीज़ मैंने आपसे ही सीखी है कि अपने काम को अगर आप शौक से करोगे ना, तो कभी भी आप उससे बोर नहीं होगे, चाहे वो फिर कोई भी प्रोफेशन है। और बात ये कि देखिए सुख दुख जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन साथ साथ देखो एक और हुनर है ना। अब देखो यू गॉट योर डिग्री इन साइकोलॉजी, ऑल्सो यू ऑल्सो गॉट दिस प्रोफेशन, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हो, इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके कोई काम भी कर सकती हो। सो द फैक्ट इज जितनी ज़्यादा हम अपने अंदर स्किल्स पैदा करते हैं, जितना ज़्यादा हम सीखते हैं, उससे उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। बिल्कुल। अब जैसे कुछ हमें लोग ज्वाइन करेंगे अभी, ऑफ कोर्स जो आज मेन्यू है वो हमने ब्रेक के बाद तैयार भी करना है ऑन एयर, एंड देन जो हमें आज कुछ गेस्ट इनिशियली ज्वाइन करेंगे, अब उनका आर्ट की फील्ड से वाबस्ता है और उसी के थ्रू इंसान अपनी रोजी रोटी भी कमाता है, अपने पैशन को भी परस्यू करता है। ऑनेस्टली ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जिनकी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की पेंटिंग्स बिकती हैं। बिल्कुल। अब सलमान तूर एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, $100,000 $200,000 की उनकी एक पेंटिंग बिकती है, यानी कि 1 लाख 2 लाख $1,000 $2 लाख डॉलर, यानी कि करोड़ों और करोड़ों से करोड़ों रुपए। सो द फैक्ट इज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप काम अच्छा करते हैं, इंटरनेशनल रिकग्निशन आपको मिलती है, तो फिर तो आप कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। बिल्कुल। राइट। सो आज का हमारा मेन्यू सिर्फ मुझे बता दो। आज बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं, इसको कहा जाता है बेसिकली पर्शियन प्लेटर। बेसिकली हम पर्शियन कबाब कटलेट्स प्लेटर बना रहे हैं, जिसमें आपको कबाब भी मिलेंगे, आपको राइस मिलेंगे, आपको जो है ग्रिल वेजिटेबल्स मिलेंगी। तो मतलब एक प्लेटर के अंदर आपको सारी चीज़ें जो है, और उसके साथ ऑन साइड हम 2 सॉस बनाएंगे, जो कि एक हम योगर्ट बेस्ड सॉस बनाएंगे और एक जो हम वेजिटेबल से रेड सॉस बनाएंगे टमाटोज की। यस, ऑसम। तो ये सारे स्टेप्स और चीज़ें हम अब आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे। ब्रेक में जाते जाते आज तलत इकबाल साहब की डेथ एनिवर्सरी है। आप एक बेहतरीन एक्टर थे, कराची में पैदा हुए। 1968 में रेडियो पाकिस्तान से आपने अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया। 70s एंड 80s के वक्त में PTV के बहुत से ड्रामों में आपने बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स अदा किए। आपके फेमस ड्रामों में शिकस्त आरज़ू, 2 दूनी 5, आखिरी चट्टान, कारवां जैसे ड्रामे शामिल हैं। पाकिस्तानी फ़िल्मों में भी आपने काम किया। आपकी डेथ 24 सितंबर 2021 में हुई। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। आज हम तलत इकबाल साहब को याद कर रहे हैं। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज जो बड़े मज़े मज़े की डिशेस तैयार करने जा रही है, वैसे तो एक ही डिश है जिसके अंदर पर्शियन कबाब भी हैं, बटर राइस भी हैं, 2 डिफरेंट किस्म के उसके अंदर सॉसेस भी तैयार किए जाएंगे, वेजिटेबल्स भी होंगी। तो ये सारा कुछ हम अनम से जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है बहुत ही टैलेंटेड यंग मैन ने, साहिबजादा मुनादी अहमद हमारे साथ है, जो एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। ऑयल पेंटिंग, स्केचिंग एंड चारकोल आर्ट इनके टैलेंट्स में शामिल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि ये आर्ट और क्रिएटिविटी का सफ़र कहाँ से और कब शुरू हुआ? ये आर्ट और क्रिएटिविटी का जो तो है बेसिकली तो बचपन से ही शुरू हो गया था। जब मैं स्कूल जाना मैंने शुरू किया था, तब से मुझे जो था वो आर्ट का शौक़ था। ठीक है। मैं ख़ास तौर पे क्लास में तो हमेशा बस कोई और भी पीरियड चल रहा हो तो मैं सिर्फ आर्ट ही करता रहता था, छुप के बेशक। लेकिन उस वक्त से फिर मुझे ये जो था आर्ट का, इसको मैं मज़ीद आगे लेके चलता रहा। जो मैं बड़ा होता रहा इसी को मैं आगे लेके जाता रहा, और उसके बाद फिर मैंने इसमें प्रोफेशनली तौर पे एडमिशन लिया। काफ़ी मुझे मुश्किलात का फेस करना भी पड़ा था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की। मैंने BS फाइन आर्ट्स किया और उसके बाद मैं इसको प्रोफेशनली जो है मैं आगे लेके चल रहा हूँ। अब मज़ीद आगे का क्या प्लान है? अभी मज़ीद ये है कि मैं इंशाल्लाह जो मेरा है NCA से मैंने मास्टर्स का सोचा है कि मैं करूँगा, वो भी एक वक्त निकाल कर। फ़िलहाल मैं जो है एस्थेटिक के मैं कोर्सेज़ कर रहा हूँ और मेकअप आर्ट की तरफ भी जो है मेरी रुझान है। तो इंशाल्लाह वो करने के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको भी साथ लेके चलूँगा। हाउ इंटरेस्टिंग, वेरी कूल। ओके, सो मुझे ये बताइए आज आप क्या बनाएंगे? आज मैं आपको मैट चारकोल वर्क में एक पोर्ट्रेट
आपको बना के दिखाऊंगा जो एक काफ़ी स्टार्टिंग में, और उसका एक अंदाज़ जो है करने का वो बहुत बेहतरीन है, देखने वालों को भी बहुत अच्छा दिखाएंगे? लगता है। जी इंशाल्लाह मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ओवर टू यू। हाँ, ठीक है। तो करते करते साथ साथ हमारे व्यूअर्स को बताते जाओ ताकि थोड़ा सा उनके लिए भी लेसन हो जाए। ठीक अब है। देखो ना, चारकोल या कोल या जिसको हम कोयला कहते हैं उसको हम कुछ भी नहीं समझते, बिल्कुल हम ऐसा। उसको सिर्फ जलाने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। बस हम ये आर्टिस्ट की एक यही खूबी होती है कि वो हर चीज़ को बेसिकली है, हर चीज़ को उसके हाथ में कुछ भी आ जाए और वो उसके साथ कोई ना कोई खेल कर आपके सामने कोई चीज़ बना के दिखाते हैं। तो यही बेसिकली आर्टिस्ट का जो होता है फ़न होता है। ओके, तो मैं इसी चीज़ को लेके जो है आगे आपने चल कहा रहा हूँ, शुरू का हिस्सा इंटरेस्टिंग है तो जरा ठीक स्टार्ट है। करा दो, फिर हम उधर जाके हांडियां भी शुरू करवा ठीक है? देंगे। चलें हाँ। ठीक है, मैं आपको ये तो लकीरें मार रहे हो, बस यही तो इसकी खूबी है। और ये आपने प्रॉपर सीखा है या ये अपना एक स्टाइल है चीज़ का? देखो ना, हर आर्टिस्ट का अपना एक अंदाज होता है चीज़ करने का और बनाने का। ये कुछ जिसको है, ये जाहिर सी बात है कि हम जिस ज़माने में रह रहे हैं, जिस टाइम में रह रहे हैं, उस वक्त में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो पहले ना हो चुकी हो। हाँ। तो अब जो है हम, जाहिर सी बात है कि हम देख रहे होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अपना अंदाज़ दे देते हैं काम में कि जो इसमें हमारे ख़ास किस्म का एक टच आता है जिससे हम पता चलता है कि ये फ़लाँ बंदे का काम है, फ़लाँ आर्टिस्ट का ये वर्क है। तो ये इसी तरीके से मैं इसको एक अपना ही टच दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो लकीरें मार रहे हैं ना, अभी हमें इनकी कख नहीं समझ आ रही। आप साथ साथ व्यूअर्स देखते रहेंगे, हम गाय बगैर की तरफ कट भी करते रहेंगे। बिल्कुल एक प्लेन पेपर से हमने शुरू किया है मैं और देखिए अब कुछ फेस सा बनना शुरू हो गया। जो इनिशियली सिर्फ लकीरें लग रही थी, अब वो प्रॉपरली आपको अब समझ आ रही है कि कहीं फेस कुछ बनता जा रहा है। सो आई वांट टू लेट यू डू योर वर्क ताकि आपको हम डिस्टर्ब ना करें ज़्यादा। हम ऑन एंड ऑफ कट करते रहेंगे। जी अनम, आपकी तरफ बढ़ते हैं। आज एक नेक्स्ट लेवल की क्रिएटिविटी चल रही है। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त क्रिएटिविटी हो रही है, तो हम वहाँ की क्रिएटिविटी से यहाँ पे भी एक क्रिएटिविटी ही करेंगे। और देखिए और भी मज़ीद इनका आर्ट वर्क है, मैं चाहूँगी हम थोड़ी सी उस पर भी झलक डालें कि इनके कुछ और चारकोल आर्ट और बाकी की कुछ और भी चीज़ें हमारे पास हैं। जो ये इन्होंने ऑयल पेंटिंग भी इनकी है, सो वो भी ये देखें ना, अनदर वेरी ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट। अच्छा, अब इसको अगर हम इस एंगल से देख रहे हैं ना, अगर मैं इस एंगल से देख रही हूँ जिधर मैं बैठी हूँ, तो लग रहा है कि सिर्फ काला काला हुआ है। इसी पिक्चर को जब आप कैमरे के थ्रू देख रहे हैं तो लग रहा है कि नहीं, मैं उस फ्रेम की बात कर रही हूँ जो लड़की की एक इमेज बनी हुई है। अब वो जिस एंगल पे मैं हूँ उधर से लग रहा है कि जैसे बिल्कुल सिर्फ काला उधर किया हुआ। इधर आओ अनम, इधर आओ, मैं दिखाती हूँ आपको। इधर है अनम, इधर आएगी। अच्छा अनम, अब इधर आके इधर से देखो कि तो लगता नहीं सिर्फ काला, हाँ जी, वहाँ पे सिर्फ exactly, काला हुआ है। exactly. अब ज़रा कट करे उसके ऊपर, ज़रा कैमरा अगर कट करे उस तस्वीर के ऊपर, मैं तस्वीर की बात करी जो ऑलरेडी बनी हुई है, जो चारकोल, हाँ पिक्चर है, हाँ जो खातून की, हाँ जी इसकी तरफ मैं जाना चाह रही हूँ। ये दिखा, अब वो देखो, हाँ जी, हाँ वहाँ पे क्या लग रहा है और यहाँ पे पे ऐसे कुछ भी नहीं लग रहा। यहाँ पे लग रहा है जैसे काला। सो द पॉइंट इज दैट्स द थिंग, आर्ट को डिफरेंट एंगल से आप देख रहे हैं, डिफरेंट उससे देखते हैं, उसके ऊपर किस तरह से लाइट पड़ रही होती है, बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही। ओके, अब आप क्या बनाने लगी हैं? अब आप भी कुछ इंटरेस्टिंग सा और इंट्रीगिंग सा बना दें। इतनी आपने स्टिलेटो हाई हील पहनी हुई है और फुल आप तैयार हुए। मैंने कहा मैं व्यूअर्स को दिखा दूं जो सर से लेके पाँव तक तैयार हुई होती है। आप तो इतना देखते हैं ना सिर्फ रोटी पकाते हुए, तो मैंने कहा जरा दिखा दे, एड़ी भी इतनी ऊंची होती है हमारी। वो थोड़ा सा जरा अब लंबा भी तो दिखाता था, मन को अपने आप को थोड़ा सा भाई हाइटेड मूडे में। के ऊपर खड़ी हो जाया कर, तेरी मेहरबानी। एनी बड़ी हील पहन के कौन खांडी पकाता है? अच्छा अनम कहती है मुझे खाना ही नहीं पकाया जाता। हाँ। मैं हील ना पहनूं मुझे खाना नहीं असल पकाया में जाता। ना मुझे आदत हो चुकी अच्छा है। तो घर में भी हील में बनाती हो खाना? नहीं नहीं, घर में तो नहीं बनाती। जी, जी। शो में, इसलिए घर में तो मैं वैसे ही नहीं बनाती। घर में वैसे ही नहीं बनाती। ये जी, सबसे जी। सही बात आपने बोली है। हाँ हाँ, घर वाले सोचते, आप लोग सोचते होंगे ना कि अनम क्योंकि इतनी अच्छी शेफ है तो घर पे ना कुछ नहीं बनाती। अच्छा अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। पर्शियन जो प्लेटर है उसके लिए हम कबाबों के लिए सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर जाएगा 1 अदद अंडा, नमक जाएगा हस्बे जायका, काली मिर्च जाएंगी 1 चाय का चम्मच, सूखी मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, प्याज का पाउडर 2 खाने की चम्मच, हल्दी पाउडर आधा खाने का चम्मच। कीमा हम इसके अंदर बीफ का यूज़ करेंगे तो हाफ़ केजी कीमा जाएगा। आलू इसमें आधा किलो जाएंगे। प्याज आधा किलो। ब्रेड क्रम्स के लिए हम 1 पैकेट यूज़ करेंगे। नमक हस्बे जायका, दड़ा मिर्च
1 चाय का चम्मच, काली मिर्चें आधा चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, प्याज का पाउडर 1 चाय का चम्मच और तेल जो है हम इसको फ्राइंग के लिए यूज़ करेंगे। सिंपल, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने कीमे को ले लेना है। कीमा आपका होना चाहिए बिल्कुल ड्राई। अब यहाँ पे आपकी चॉइस अपनी पर्सनल है, आप चाहें तो इसके अंदर जो है मटन या चिकन का भी कीमा ऐड कर सकते हैं, तो ये आपके पास ऑप्शनल है। आपने सबसे पहले एक अंडा लेकर उसको आपने डालना है अपने बाउल में और उसके अंदर अब हम ऐड करेंगे मैरिनेशंस। मैरिनेशन में जाएगा प्याज का पाउडर, ठीक है जी, प्याज का पाउडर तकरीबन पाउडर जी, प्याज का पाउडर ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। हाँ। तो इसका आप जो फ्राइड प्याज डालेंगे और प्याज का पाउडर का बड़ा ही टोटली फ्लेवर चेंज आएगा। हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कुछ अक्सर लोग क्या कहते हैं कि वो प्याज को ब्राउन करके उसको क्रश कर लेते हैं, वो फिर फ्राइड अनियन है जी, अनियन पाउडर मुख्तलिफ चीज़ बिल्कुल, होती है। अनियन पाउडर बेसिकली अनियन को ड्राई करने के बाद उसका पाउडर बनता है। फिर इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर, तकरीबन 2 चाय के चम्मच इसमें गार्लिक पाउडर जाएगा। साथ में इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा जो मिक्स हर्ब्स होते हैं वो इसके अंदर जाएंगे, बड़ा ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है। उसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो बाकी के मसाले हैं, उसमें जाएगा इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्चें, बिल्कुल आधा चाय का चम्मच के करीब, और कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और नमक हस्बे जायका हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हैं इसमें नमक। अब आपने अच्छी तरीके से इसका एक बैटर रेडी कर लेना है। बैटर रेडी करने के बाद आपने इसके अंदर ये जो कीमा है इसको मैंने ऑलमोस्ट आप ये समझे कि सारी रात इसको मैंने किसी प्रेस के नीचे रखा था, ताकि जितना भी कीमे के अंदर लिक्विड है, वो पानी जितना भी है वो अच्छी तरीके से जो है इसमें से निकल जाए। हमें बिल्कुल भी कीमे के अंदर पानी नहीं चाहिए अपने। उसके बाद अब ये जो कीमा है ये डबल मशीन का हुआ बीफ का कीमा है और थोड़ा सा हम इसके अंदर फैट का कंटेंट है, लाइक सिर्फ 1 to 2% के करीब। अब अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर जाएंगे आलू। आपने 70% आलू को बॉईल करके फिर आपने उनको क्या कर लेना है, क्रश कर लेना है। ये अच्छी तरह डालकर और साथ में इसके अंदर जाएगा एक मीडियम साइज़ का ग्रेटेड जो प्याज होता है, जिसका पानी तकरीबन आपने निकाल देना है, वो इसके अंदर जाएगा प्याज। और अब हम करेंगे इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग, और मिक्सिंग करने के बाद आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि जो है अच्छी तरीके से आपका कीमा थोड़ा सा सेट हो जाए। जितनी देर में ये सेट होगा, मीनवाइल जो है मैं इसके अंदर वो बना लेंगे, क्या कहते हैं, हम बटर राइस रेडी करने लगे हैं। बात ये कि व्यूअर्स साइमल्टेनियसली आप वेरियस डिफरेंट चीज़ें तैयार कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। होता ये है कि हमें इतनी आदत पड़ गई कि एक हांडी तैयार करके एक चीज़ रेडी करके फिर अगली की तरफ जाना है। अगर आप साथ साथ चीज़ें रेडी करते हैं, राइट है ना, अगर आप मतलब अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी, और सिंपल सी बात है यार, घर में भाभी, नन, फैमिली कितने लोग होते हैं, कोई इक्का दुक्का बंदा साथ बैठ गया, आप गप्पे भी लगा रहे हैं, मिलजुल के बना लिया, बड़ा ही ईजी हो जाता है। बिल्कुल, आपने इसको इतनी अच्छी तरीके से जुगनापी मिक्स करना है कि इसकी जो बिल्कुल आलू, प्याज और कीमा जो है वो बिल्कुल यकजान हो जाए, और आपने इसको फिर तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है सेटल डाउन हो जाए। अच्छा, अब इसकी बात आ जाती है इसकी सॉस की बारी। तो इसकी सॉस जो है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको चाहिए होगा तकरीबन योगर्ट, जो कि आप कह लें कि थिक योगर्ट हमें चाहिए, जिसमें पानी का कॉन्टेंट बहुत कम हो। ग्रीक योगर्ट, जी, ग्रीक योगर्ट ले ले तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर लटका दे थोड़ी देर, हाँ, तो अगर थोड़ी देर लटका दे तो उसका पानी बिल्कुल। और इसके अंदर जाएगा तकरीबन 6 से 8 टेबलस्पून मायोनीज, साथ में उसमें जाएगा गार्लिक फ्रेश चॉप हुआ हुआ, साथ में लेमन जूस जाएगा, साथ में इसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालकर, और पुदीना मैंने घर पे अपने रखा हुआ था। अगर अब आपके पास पुदीने का पाउडर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप पुदीने को थोड़ा सा ड्राई कर लें तो उसका पाउडर बनाकर आप इसके अंदर डालें, तो ये आपकी एक जो है वो रेडी हो जाएगी अच्छी सी सॉस। और दूसरी सॉस के लिए जो आपको जो टोमेटो बेस्ड सॉस है, उसके लिए आपको टमाटर चाहिए तकरीबन 4 से 1 अदद, उसके अंदर 1 शिमला मिर्च जाएगी, 1 अदद हरी मिर्च जाएगी, 1 क्लोव उसमें लहसुन का जाएगा, सॉल्ट जाएगा, लेमन जूस जाएगा, और थोड़ा सा अगर आपके पास ऑलिव ऑयल या रेगुलर जो ऑयल है वो आप उसमें डालें और उसको ब्लेंड कर लें। आपकी 2 सॉसेस रेडी हो जाएंगी। सिंपल, अमेजिंग, ठीक है। और अब बारी आ जाती है बटर राइस की। बटर राइस के लिए सिंपल, आपने बटर 100 ग्राम्स बटर लेंगे, उसको हम मेल्ट करेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, साथ में चिकन क्यूब डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, डालकर राइस उसके अंदर पकाएंगे थोड़ी देर
ऐसे कच्चे राइस ही जो आपके सोक हुए हुए राइस हैं, उनको पकाने के बाद 102 मिनट कुक करेंगे, उसमें पानी ऐड कर देंगे। वो जब बिल्कुल फाइनल हो जाएंगे, तकरीबन 70% रेडी, उसमें थोड़े से राइस के अंदर हम येलो फूड कलर ऐड करेंगे और इसको रखकर उसको दम लगा देंगे। और दम लगाकर उसको तकरीबन 8 से 10 मिनट का दम लगा के छोड़ देंगे। अब यहाँ पे ऑन साइड मेरे पास बड़े साइज़ की ग्रीन चिलीज़ हैं, अनियंस हैं, टोमेटोज़ हैं। मैं उसको बिल्कुल लेस ऑयल के अंदर लाइक 1 टेबलस्पून ऑयल के अंदर ग्रिल करूँगी। ऑन साइड पोटैटो वेजीज़ को मैंने ऑलिव ऑयल लगा के रखा हुआ है। इसका एक मसाला रेडी करेंगे सिंपल, मिक्स हर्ब, सॉल्ट, रेड चिली क्रश और ब्लैक पेपर लगाकर आपने इसको मैरिनेट कर देना और उसके बाद आप अपने अवन में बेक कर लें, या फिर आप उसको जो है अपने स्टोव पे, अगर आपको पास अवन नहीं है तो आप उसमें रेडी। अब ये सारी चीज़ों को रेडी करने के बाद अब फिर से हम वापस आ जाते हैं अपने कबाबों की तरफ। तो कबाबों को आपने सिंपल ब्रेड क्रम्स लगाने हैं और तकरीबन 6 से 7 मिनट एक साइड कुक करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बीफ का कीमा है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम कुक करेंगे, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे और दोनों साइड पे तकरीबन 12 मिनट में आपके कबाब जो हैं वो ज़बरदस्त से रेडी हो जाएंगे। एक साइड पे हम कबाब रखेंगे, सेंटर में राइस रखेंगे, थोड़ी सी वेजीज़ रखेंगे और वेजिटेबल रखेंगे और सॉसेस रखेंगे, तो हमारा पर्शियन प्लेटर जो है वो ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। अब देखते हैं इतने टाइम में आप ये सारी चीज़ें रेडी करके सर्व भी कर पाती हैं कि नहीं, क्योंकि पोटैटो वेजेस को घंटा लग जाता है पकने में। तो गुड लक टू यू जी। थैंक यू। आप अपना कीजिएगा। मुनादी साहब आप क्या कर रहे हैं? बस मेरा ये बस थोड़ी देर में कंप्लीट अभी हो जाएगा। आप लगे हुए? बस मैं अभी लगा हुआ हूँ। और जैसे कसम से नानो जब कहती थी ना, पता नहीं क्या ये गड़मस बनाती रहती है, कुछ गड़मस सा ही लग रहा था, लेकिन बन बिल्कुल ही कुछ और गया, कुछ समझ नहीं मुझे आ रही कि किया क्या है। लेकिन चलें, आप हाथ और मतलब आप देखें कि व्यूअर्स अगेन हाउ यू मूव योर फिंगर्स, द वे दैट यू क्रिएट थिंग्स, वही वाली चीज़ है। और आई थिंक अब रिफाइनिंग की तरफ जा रहे हैं नादी साहब, तो वो अपना काम करें। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद कुछ टैलेंटेड लोगों से आपकी मुलाकात करानी है, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। साहिबजादा मुनादी अहमद हमारे साथ थे, अभी भी हैं, लगे हुए हैं अपनी चारकोल पेंटिंग के ऊपर, चारकोल ड्राइंग, राइट? जी बिल्कुल, चारकोल ड्राइंग। हालात चले, जब आप फ्री हो जाएंगे तो आ जाना हमारे पास, तब तक हम नेहा से बात कर लेते हैं, ठीक हो गया ना? मेरा बस कंप्लीट हो तो चुका उसी अपना काम मुकाओ और तब तक हम बढ़ते हैं नेहा अबरार की तरफ। बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट, शी इज़ एन ऑयल पेंटर एंड एन आर्टिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो नेहा, आपका आर्ट वर्क टू माई राइट है, यू आर मोर इनटू फिगरेटिव आर्ट, Yes. या एटलीस्ट जो इस वक्त कलेक्शन आई है वो फिगरेटिव। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आपका इंटरेस्ट, आपका रुझान आर्ट का सफ़र कैसे शुरू हुआ? मेरा आर्ट का सफ़र ऐसे स्टार्ट हुआ कि मैंने वैसे असल में किया हुआ है बैचलर्स मार्केटिंग और फाइनेंस में, सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। तो उसमें ये हुआ कि कोविड जब आया, मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया अपना जो टैलेंट है उसको दोबारा से स्टार्ट करने का। बचपन से मुझे और शौक, अपनी बनाती चली गई। बचपन से मुझे शौक था, तो मैंने वो वैसे ही थोड़ा सा क्वारंटीन हो गया था ना कोविड में, तो वहाँ पे अब अकेले बैठे मैंने कोशिश की थोड़ी सी काम करने की। तो क्या करती थी? अपनी ऐसी तस्वीर खींच के फिर अपनी ऐसी एक तस्वीर खींचती थी और फिर ऐसे ड्रॉ हाँ, करती थी, या अपनी माइंड? शुरू मैंने यही किया था कि अपना सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अपने पोर्ट्रेट्स बनाने शुरू किए थे। तो अपनी ही तस्वीर खींच के फिर उसके ऊपर पेंट करना स्टार्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसे लगा कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन के साथ साथ मुझे थोड़ा सा हमेशा से फ़ील होता था कि इस सोसाइटी में थोड़े विमेन रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ हैं। तो जो भी मैं महसूस करती थी, जो भी न्यूज़ सुनती थी, जो भी कुछ फ़ील करती थी, वो मैं ज़रूर उस पर पेंट करती थी। क्योंकि नहीं, ये तीन अगर मेरे सामने टू माई राइट जो हैं आपकी, ये तीनों आपकी सेल्फ हाँ पोर्ट्रेट्स है, राइट? एक इज़ अ वेरी एंग्री एग्रेसिव स्टांस, Yes. एक इज़ अ सैड डिप्रेस्ड स्टांस, एक इज़ एन एनलाइटेंड स्टांस। तो मतलब सारे स्टांसेस भी फ़र्क है। हाँ, ऐसी है। जिस वक्त मैं जो महसूस कर रही हूँ वो मैंने अपने थ्रू ज़रूर पोर्ट्रे किया है। जैसे जो फर्स्ट वाली है, इसमें अगर आप क्लोजली देखेंगे तो ये सारी कोलाज वर्क है। मंटो के साथ मैंने जितने भी उनकी राइटिंग्स हैं उसके साथ ये सारा पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। मतलब आप उसको थोड़ा क्लोजली देखेंगे ना, सारी वो चीज़ें उसमें लिखी होंगी। ओह गॉड, ओके, यस ऑफ कोर्स, इट्स ब्यूटीफुल। और वही वाली बात जो मैं अभी कह रही थी ना कि जब आप किसी, आई डोंट नो हम कितना क्लोज जा सकते हैं व्यूअर्स, लेकिन ये देखें, ये सब मंटो की सेइंग्स जो हैं यहाँ पे इन्होंने इसके अंदर दर्ज की हुई हैं साथ साथ। सो इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल और इट्स ट्रू, कोलाज वर्क के थ्रू, तो यानी कि आपने पेंट भी किया और वो भी किया।
ये वाली ये वाली जो पेंटिंग है इसमें ये है कि ये बेसिकली इस तरह से सीरीज़ है। जो वो फर्स्ट वाली है वो बेसिकली मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम था जिसमें मुझे ऐसे फील हुआ कि थोड़ी सी इनलाइटनमेंट है, थोड़ी सी हेल्पलेसनेस है, बट देयर इज़ होप। तो वो मेरी वो फर्स्ट ये वाली पेंटिंग तस्वीर है जी। आइए जी। हम जरा उस तस्वीर पे आ जाते हैं जिसकी वो बात कर रही हैं। ये वाली तस्वीर की बात करिए जहाँ इन्हें लगा कि जैसे इनकी कनेक्शन विद द डिवाइन हाँ या विद द ऑलमाइटी जो है हाँ। वो बड़ी स्ट्रांग हो गई। सो ये अगर आप सर की तरफ जाते हैं, अगर हम ये दिखाते हैं एरिया, तो ये देखिए तो दैट कनेक्शन टू द ये डिवाइन। बेसिकली मैंने एक सिंबल यूज़ किया ठीक है है। जो मुझे उस वक्त महसूस हुआ। फिर उसके बाद ये वाली पेंटिंग आती है जो आपके यहाँ पे है। यहाँ पे हाँ ठीक है। ये बेसिकली ऐसे कि जिसमें मैं एक्चुअली फील कर रही हूँ कि जो मैं महसूस कर रही थी, जो मेरी सोच थी, वो मैंने उससे मैंने मीट किया है। ठीक है, तो वो मैंने इस लाइट के थ्रू शो किया है। बिल्कुल सही। तो ये हो गया। अच्छा, एंड देन देयर इज़ दिस वन, ये वाली। ये थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ है, बट ये मैंने थोड़ी कलर्स, वो लाइन आप देखेंगे वो हर जगह पे प्रेजेंट है। वो मैंने वो ज़रूर एक सिंबल के तौर पे यूज़ की और हुई है। ये डिफरेंट है। ये बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये मेरी लाइफ में जो स्टेजेस आ रही थी और जो मैं महसूस कर रही थी, मैंने उस तरह से इनको पेंट किया था। बिल्कुल सही। एंड दिस इज यू इन द सेंटर। नो, दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ एक्चुअली, आपको याद होगा एक मीनार पाकिस्तान में एक इंसिडेंट हुआ था। हाँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे महसूस हुआ था कि ये काफ़ी ट्रैजिक सा एक Alright. हुआ था। तो ये फिर मैंने तब पेंट किया था। लव दिस, इट्स रियली प्रीटी। थैंक यू। इज दिस यू? दिस इज़ ऑल्सो मी, यस। दिस इज यू। दिस इज़ अ पेंटिंग ऑन होप। पेंटिंग ऑन होप। तो ये तो हो गया आपका आर्ट वर्क। अब परसू क्या कर रही हो? अपने करियर को जो आपने पढ़ा है उसको परसू कर रही हो मैंने या अब फिर आर्ट को ही फुल टाइम अब? फुल टाइम अब मैं आर्ट ही कर रही हूँ। हुआ ये था कि मुझे इतनी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिल गई थी और इतने ज़्यादा ऑर्डर्स वगैरह मिलने शुरू हो गए हुए थे कि फिर मैंने वो बिज़नेस वाला जो एस्पेक्ट है वो मैंने सारा यूटिलाइज कर लिया अपने आर्ट में ही। सही। आर्ट, Yes. इसमें स्कोप कितना है? क्योंकि लोग जो है बहुत ज़्यादा इसको आज भी शौकिया फनकार पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जबकि अली काज़मी, सलमान तूर, राशिद राना, इन आर्टिस्ट को अगर देखें तो ये लोग तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। ऐसे ही है। मुझे ऐसे लगता है यहाँ पे ना अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर हैं बट थोड़ी सी कम भी हैं कि आप इतनी वाइडली अवेलेबल नहीं है। जो एज बिगिनर्स होते हैं उनको गाइडेंस थोड़ी कम मिलती है। जो तो मतलब जैसे आपको थोड़ा सा ना चाहिए होगा एक बैकड अप, थोड़ी आपको गाइडेंस चाहिए है। अगर तो आपको नहीं मिल रही तो इतना ज़्यादा आई डोंट थिंक कि आपको इतना स्कोप होता है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट होंगे जिनको इतना नहीं मिल पाता, बट फिर भी ये है कि थोड़ी सी गाइडेंस और थोड़ी सी ऐसी इंस्टीट्यूशन ज़रूरी हैं। घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? घर वाले मेरे कि बच्ची बेसिकली, हमारी पढ़ लिख के जो है वो आर्टिस्ट बन गई है? घर वाले मेरे खुद दोनों जो पेरेंट्स हैं वो आर्टिस्ट ही हैं। ओ वाह, ओके। हाँ, एक मेरे जो बाबा हैं वो फोटोग्राफर हैं, उन दोनों ने फ़ाइन आर्ट्स किया हुआ है। मामा भी वो ब्यूटिशियन है अब, लेकिन वैसे उन्होंने फ़ाइन आर्ट्स दोनों ने किया हुआ है। ठीक है। तो आप कह लेंगे कि थोड़ा जेनेटिकली मैंने सीखा है सब। सेल्फ टॉट अगर है तो थोड़ा जेनेटिकली है। नहीं, जेनेटिकली भी है, बट घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था कि तो पढ़ी तो कुछ और, तो फिर निकल कहीं और गई हो, कर क्या रही तो हो? उन्होंने वो किया हुआ था ना, तो उनको वो था, सही था उनके लिए, इतनी वो बिग डील नहीं थी। उनके लिए और उन्होंने नहीं हमेशा था। मुझे सपोर्ट ही किया। आपके घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था जब कहा था कि मैंने इस तरफ जैसा जाना है? कि, घर वालों ने कहा था कि मतलब और कोई काम नहीं मिला जिसमें पैसे नहीं कमाए जा सकते? बिल्कुल। हालांकि मेरी जो वालदा हैं वो भी मेकअप आर्टिस्ट हैं और मेरे घर में तकरीबन सब ही आर्टिस्ट हैं। मेरी सिस्टर्स हो गई, मेरी But वालदा हो makeup गई, artist है ना? वो मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो उन्होंने भी मेरे अंदर ये खूबी देखी थी क्योंकि मैं घर बैठा बनाता था, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम जैसे कि सब आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरा काफ़ी साथ दिया। मुझे लोगों से जो है वो काफ़ी क्रिटिसाइज जो है उसका मुझे फेस करना पड़ा, लेकिन ये था कि अच्छा, लोगों से क्रिटिसिज्म मिला, हाँ, लेकिन वो घर वालों इस- से सपोर्ट जी, मिली। यूजुअली बिल्कुल, होता है क्यों- घर वाले कहते हैं कि भाई नहीं करना, और बाहर वाले बड़े सपोर्टिव होते हैं। लेकिन यहाँ जो असल था, में लड़का जब आना चाहता है ना इस फील्ड की तरफ, तो हमेशा ये कहा जाता है कि भाई ठीक है, लेकिन नौकरी क्या करोगे, काम क्या करोगे, ये नहीं रियलाइज करते कि ये इन इटसेल्फ एक बहुत ब्रिलियंट प्रोफेशन है। बिल्कुल ऐसा ही है। पर वही वाली बात है ना, अगर दाव लगे, ये वही बात है ना, हाँ, जो एक्टर से तो अभी आप एक्टर पहले है, पूछ रही थी। लेकिन जो जिस एक्टर का दाव लग गया और वो लीड में आ गया या कैरेक्टर एक्टिंग में आ गया, उसकी तो रोजी रोटी सेट हो गई ना फॉर लाइफ। लेकिन जो अपना नाम नहीं बना पाया, फिर वो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट ही रहता है। प्रॉब्लम बिल्कुल यह है कि ऐसे ही। हमारी इस फील्ड में
या तो आप बन गए कुछ या नहीं बने, बीच वाली चीज़ नहीं है कोई। सही है। प्रॉब्लम इसमें भी बहुत सा फ़र्क होता है। बाज़ लोग होते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने काम को कितना वैल्यू देते हैं। अगर आप अपने काम को वैल्यू देंगे तो दुनिया आपके काम को वैल्यू देगी। अगर आपने अपने काम को डिग्रेड कर दिया तो फिर आपके काम की चाहे जितना भी अच्छा हो, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे यहाँ के हमारा जितना माशरा है वहाँ इसको फिर लोग सपोर्ट नहीं करते। तो ये आप पर डिपेंड करता है एक आर्टिस्ट पर कि वो अपने काम को कितनी वैल्यू दे रहा है। अगर वो अपने काम को अच्छी नज़र से देख रहा है और वो कहता है कि नहीं मेरे काम का एक ये वैल्यू है, तो दुनिया उसको मानेगी। अगर वो अपने काम को बिल्कुल ऐसे ही बस देने लग गई या जो पब्लिक डिमांड कर रही उस हिसाब से चलेगा तो उसके काम की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये बहुत मेन चीज़ है जिसको मैंने गौर किया काफ़ी देर से मैंने इस चीज़ को देखा है। अच्छा ये बताइए, जो आप तस्वीर तैयार की है ये डन है? ये बस डन है। अच्छा चले, अब जो जिस तस्वीर जो हमने आपको एक इमेज दी थी, जी हमने कहा हम आपके ज़रा हुनर और टैलेंट को देखें ना। वो तो अपनी जगह है कि आपको कहें कि बना दे, तो जो चीज़ आपने 70 दफ़ा बनाई है वो बना ली। तो ये हमने इनको एक टास्क दिया था, हमने इनको खुद ही तस्वीर दी थी जी, जी। और कहा था कि आपने बनाना। ये हमने इनको पिक्चर दी थी और हमने इनको कहा था कि इस तस्वीर की अपनी वर्जन आपने तैयार करनी है एज एन आर्टिस्ट। तो ये देखिए, पीछे पीछे आप यहाँ दैट इज एब्सोल्युटली ऑसम, ब्रिलियंट भाई। Thank you. क्या बात है, मैं कसम से जोर से तालियां बजाती, मेरा हाथ टूटा हुआ है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ग्रेट जॉब। घड़मस काफ़ी अच्छा। एक बात, घर वाले सफाई के एलिमेंट से कितने तंग होते हैं आप लोगों से। कपड़ों का तो नास, कहते हैं ना आर्टिस्ट की एक अलग आर्टिस्ट वाली वार्डरोब होती है और एक फिर बाहर जाने वाली वार्डरोब होती है। आपका भी यही सिस्टम? मेरे पेरेंट्स ने तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे वो काफ़ी सपोर्टिव है। उन्होंने मुझे पूरा स्टूडियो एलोकेट किया हुआ है। उस स्टूडियो में काफ़ी गंद होता है। स्टूडियो में घर में, स्टूडियो घर में या बाहर कहीं? घर पे। उसका फ्लोर पे पेंट, दीवारों पे पेंट, अगर पर्दा लगा हुआ है तो उस पे पेंट, हर जगह तो उस पे मैस होती है, लेकिन वो सपोर्टिव होते हैं। बट क्या अपना स्टूडियो होना ज़रूरी है इस काम के लिए? स्टूडियो स्पेस आप कुछ भी कह सकते हैं। आपका बेशक रूम हो, बेशक एक कॉर्नर हो, बेशक एक प्रॉपर स्टूडियो हो, एक एलोकेटेड स्पेस होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। और आपकी प्रोसेस क्या होती है? कोई मतलब मखसूस जगह बनाई हुई है, किसी एरिया में बैठ के आप अपना काम क्रिएट करते हो, या जब भी जहाँ भी? क्या आपने हर बंदे की क्रिएटिव प्रोसेस होती है ना। कुछ लोग होते हैं वो लिटरली फुटपाथ पे साइड पे अपना फटा लेके बैठ के कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको प्रॉपर एक मूड और एक स्पेस। तो आपका क्या है क्रिएटिव प्रोसेस? मेरा जो है वो इसी तरीके से कि जो मेरा रूम है मैंने उसी का एक कॉर्नर जो है वो मैंने इसके लिए साइड पे कर दिया हुआ है। मतलब मैं सोता हूँ और उठता हूँ तो मेरे सामने मेरा आर्ट वर्क होता है, बेशक वो मैंने आगे कंटिन्यू करना है या कंप्लीट वर्क है वो सब मेरे सामने होते हैं। तो क्योंकि मैंने स्पेसिफिक टाइम नहीं रखा हुआ कि मैंने ये काम इस वक्त करना है। जब मैं अपने काम को देख रहा होता हूँ और मुझे लग रहा होता है कि नहीं इसको मैं अब स्टार्ट कर दूँ, या मेरा मूड अचानक मुझे एक हिंट देता है कि भाई अब स्टार्ट कर लो थोड़ा सा, तो मैं उसी वक्त शुरू हो जाता हूँ। बेशक मैं आधी रात को उठ जाऊँ, चाहे मैं दिन के टाइम, कोई भी टाइम हो, जब मुझे मौका मिले मैं स्टार्ट करता हूँ। और मेरा यही रूम में ही मैंने अपना सारा जो है वो अपनी सेटअप दुनिया बनाया, सी बना ली है। वहीं बस मैंने बनाया। किसी को मैं अपने रूम में आने नहीं देता क्योंकि मेरी चीज़ें बिखरी होती हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी चीज़ जो मैंने जहाँ रखी है वो वहाँ से साइड पर। सफाई फिर कौन करता है कमरे की? सफाई बस आपको पता ही है, जैसे कि आपने देखे होंगे कि आर्टिस्ट का काम जो होता है उसका रूम कैसा होता है। मेरा रूम तकरीबन बस ऐसा है। मेरा कमरा जो बेड साइड है वो मेरा सबसे साफ़ होता है। इसके अलावा जो इर्द गिर्द चीज़ें मेरी सब मेरे जो आर्ट वर्क से रिलेटेड चीज़ें वो सब इधर उधर पड़ी रहती हैं। व्हाट अबाउट यू? कमरे में घड़मास है या कमरा साफ सुथरा है? कमरा मेरा क्योंकि अलग है ना, तो वो साफ सुथरा है। जो स्टूडियो जैसे वो सेम जैसे वो कह रहे हैं उसी तरह का ही है। और आपको भी रात के 2 बजे आमद होती है और मोमेंट्स आई थिंक ये काफ़ी इंस्पिरेशन बेस्ड ही वर्क होता है कि आपको जैसे ही आपको एकदम से वो मोटिवेशन आती है तो आप फिर उस वक्त आपका दिल करता है पेंट करने का या स्केच करने का। तो ये तो ट्रू बात है। तो मुझे ये बताइए एंड में कि अब फ्यूचर प्लान्स क्या है, यहाँ से कहाँ जाना है, क्या सोचा है? मेरा तो अभी फ़िल वक्त तो मेरा यही है कि मैं पाकिस्तान में ही अपने इसको आगे कंटिन्यू करूं। मैंने आगे जैसे कि मैंने बताया कि NCA मेरा MA का इरादा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इधर ही अपने आप को फ़िलहाल सेटल रखूं और यहीं इस काम को जो है मैं आगे लेके चलूं, ताकि जो लोगों के अक्सर कॉन्सेप्ट जो है स्कोप के लिए के पीछे कि ये स्कोप है तो हमने इधर जाना है, उनका दिल कुछ और कहता है करने को, लेकिन घर वालों के प्रेशर से या माशरे के प्रेशर से वो अपनी जो शौक़ है उसको साइड पे करके वो बस एक स्कोप के पीछे जाते हैं। और यहाँ उनको नुकसान होता है कि जब जैसे कि उनका ये शौक़ नहीं होता तो वो उस चीज़ में भी वो काबिलियत हासिल नहीं कर पाते और वो वहाँ भी फेल हो जाते हैं। तो ये बहुत एक मूवी का ही मुझे मूवी का नाम नहीं याद, लेकिन उसमें बहुत मेन उनका जो था
इनका पॉइंट था कि अगर आपका जो शौक़ है उसको लेके चलें, आप शौक़ को लेके चलेंगे तो आपका स्कोप खुद ब खुद बनेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। What about you? आई थिंक फॉर मी कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये अभी कह रहे थे कि आप अपने काम को अगर खुद से वैल्यू करते हो तो लोग भी उसको ज़रूर वैल्यू करते हैं। अगर आप एक्चुअली दिन रात उस पर मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, यू इम्प्रूव अ लॉट। और अभी मेरे लिए यही है कि जैसे अभी आपने पेंटिंग्स भी देखी हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, बट आई वांट कि मैं काफ़ी बिगर एस्पेक्ट पे, ज़्यादा सोसाइटल एस्पेक्ट पे मैं अपनी पेंटिंग्स करूं, फिर उनको एग्जिबिट करूं और एक्चुअली दुनिया की तरफ अपने जो मैसेजेस हैं वो मैं लेके आऊं। तो एग्जिबिशंस विद कंसिस्टेंसी इज़ माय एम। Well, best of luck to both of you. So proud of you. माशाल्लाह, great job by the way. हमने कहा कि अभी टेस्ट भी कर लेते हैं, बट I'll be very honest, viewers, हर आर्टिस्ट का अपना एक अंदाज़ होता है, अपना तरीका होता है काम करने का। आपने अगले को अपनी क्रिएटिविटी को ग्रो करने में और ग्रूम करने में मार्जिन देनी है। अगर आपके घर में भी कोई आर्टिस्ट है तो लेट देम ग्रो। अल्टीमेटली वही वाली चीज़ है ना, अगर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि साथ साथ डिग्री, तो ज़रूर डिग्री की तरफ भी जाएं। इंटरेस्टिंग बात यह कि अब ज़माना ऐसे इवॉल्व और चेंज कर रहा है कि जब आप बैठो यंग लोगों में तो वो यही घूम के कहते हैं भाई डिग्री माँ बाप का शौक़ है, हमारी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें इतनी स्पेसिफाइड हो गई हैं। जिसने जिस तरफ जाना है वो उस एरिया और उस पॉइंट ऑफ व्यू से सीखे तो वो अपनी स्किल्स को 100% इन्हांस कर सकता है। लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो दुनिया किस डायरेक्शन में जाती है ये तो हम देखेंगे, लेकिन जब हम लोगों को आर्टिस्टिकली इंक्लाइन देखते हैं तो हमें खुशी होती है। एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, यू गाइस आर ऑसम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। व्यूअर्स, यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रियलिटी शोज़ की मैं कोई इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि रियलिटी शोज़ में बहुत ज़्यादा इंसान का पर्सनल और पब्लिक सारा कुछ ही मिक्स हो जाता है और बेसिकली आपका एक पब्लिक तमाशा बन जाता है। ये मेरी एक सोच है, मे बी आई एम रॉन्ग। कुछ ऐसे लोग आज हमें ज्वाइन करेंगे जिनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसी तरह रियलिटी शो में जाने का, और वहाँ पे दोस्ती भी बहुत अच्छी हो गई और वहाँ के कुछ एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे और अपने करियर्स के बारे में भी हमें बताएंगे। लेकिन म्यूज़िक के साथ कुछ री एंट्री होगी ब्रेक के बाद। भाई क्या बात है, एवं थे एवं सही। ईमान जी तुसी आज फिर आ गए हो। आहो आहो ते एक तुसी अच्छा काम कीता है। अच्छा साडे भाई नु तुसी ले आए हो आज। ए तुसी अच्छा काम कीता है भाई। साडे कोल व्यूअर्स, आज हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है, हमारे इंटरनेशनल सुपरस्टार हमारे साथ है, एक बेहतरीन एक्टर, अ ब्रिलियंट कॉमेडियन एंड एन एब्सोल्युटली फिनोमिनल होस्ट। नहीं, हम ईमान की बात नहीं कर रहे, हम मानी लियाकत की बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, क्या हाल? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मानी भाई। आपने कुछ मसला खड़ा किया हुआ है पाकिस्तान में, मैं आपसे बात करूँ, अल्लाह खैर करे। लेकिन आपके साथ इसको बहन बना के इसको बहन बना के, दोनों को बहन बना के, और फिर दोनों बहनों के बीच में हमने आपको बिठा दिया कि आज जरा हम। अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह खैर ही करेगा। मैं तो पैदा ही भैन बना लूँ, आपको पता है ना मानी ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭੈਣ ਬੱਚੇ 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 ਬਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। अच्छा, वो भी तुसी मेरे पीछे की पवाई। बात हो रही है रियलिटी शोज की। हाँ मैंने जी, ब्रेक reality से पहले व्यूअर से एक बात की थी कि हमारे यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में रियलिटी शोज का बहुत रुझान है एंड पीपल लव रियलिटी शोज, क्योंकि बेसिकली एज इट इज़ जो ज़िंदगी में हो रहा होता है वो दिखाया जाता है। मुझे थोड़ी सी पर्सनली घबराहट होती है, जिस शो पे आप लोग भी गए, जब शुरू में स्टार्ट हो रहा था तो मुझसे भी पूछा गया कि अगर मैं जाऊंगी तो मैं तो सच्ची बात है घबरा गई। एक तो इतना लंबा जाके किसी घर में बंद हो जाना, बच्चों से दूर, फैमिली से दूर, और अगर आपकी किस्मत बुरी है तो आप बहुत लंबा चल जाते हैं, और अगर 6-6 महीने, 3-3 महीने, तो फिर तो बेड़ा गर्क हो जाता है ना। ऐसे ही है। आपने 6 हफ्ते उस रियलिटी शो में गुजारे और आपने 5 हफ्ते गुजारे। 5 जी तो आप दोनों एक दूसरे को पहले नहीं जानते नहीं। नहीं, तो ये जरा कहानी बताएं, हुआ बस रूहें मिली हुई थी। बदरुएं मिली हुई थी, बदरुएं मिली हुई थी, बदरुएं मिली हुई थी। लेकिन आई थिंक ये बड़ा इंस्टेंट कनेक्शन था। नहीं, मुझे शुरू से बताएं। आपको 2 साल से कह रहे थे आ जाओ। आ जाए। अच्छा, मैं फिर फाइनली आ ही गया। आ ही गया। हाँ, क्यों, आपको अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लग रही थी बाहर के मुल्क मैंने में? आगे आपको बताया ना, वो कई दफ़ा माँ की दुआ साथ नहीं देती। हाँ जी। लेकिन आई थिंक इसका फ़ायदा भी है, इसका नुकसान होश भी ठिकाने हो गए, सारे तबक रोशन हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। बस ठीक है। हाँ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਗए फिर आगे इसको बहुत शौक था ईमान को,
लेकिन मेरा तो पहले इसको हफ्ते ही हो बहुत गए ये थे। मुझे बार-बार कहती थी मैं एक बारी में चेक जरूर करना है उत्थे होंदा की है मैं चेक जरूर करना है। इसको बड़ा जोश था। मैं कहती थी ईमान मैं तुझे बता रही हूँ मैंने बाहर के मुल्क में भी जो लोग रियलिटी शोज पे जा चुके हैं उनसे भी मुलाकात हो चुकी है। यहाँ पे भी लोग पिटते हैं दीवारों में टकरे मारते ऐसे हैं ही कि है। ये हमने क्यों किया। इवन जो जीत जाते हैं लोग वो भी बाद में कहते हैं यार जीत तो गए लेकिन बड़े कष्ट काट के जतन करके। लेकिन आप देखें हम वहाँ पे कितने लोगों को सुगड़ किया हमने जिन्होंने ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਾਂਡੀਆਂ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਝੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। मैं तो चलो पका लेंदा सी कई लोगों ने भांडियां ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਿਲਾਇਆ उनसे भांडे नहीं धुलवाए बनवाए। खाने नहीं बनवाए कटिंग चॉपिंग ये तो एक इट्स लाइक अ क्रैश कोर्स एज वेल। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ तो ਲੜਕੀਆਂ आप ਨੂੰ इसकी इतना भी सारा बुरा नहीं जिस तरह आप एकदम घबरा गई हैं आप। पाकिस्तान में तो जरूर हर बंदे को रियलिटी शो करना चाहिए। अच्छा एक लड़की थी उधर उसको बिल्कुल कुछ नहीं आता था वजीहा हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵਜੀਹਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਝਾੜੂ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਖਾਣੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਮੁੰਡਾ कमा भी लेंदा। तो बोले अगो की क्या शादी के बाद तो नहीं मैं करूँगा। ओ नहीं तो शादी के बाद नहीं करूंगी शादी से पहले भी नहीं करूंगी मैं करूंगी नहीं। मैंने अभी शुरू में क्या बात कही व्यूअर्स मैंने ये नहीं कहा कि लड़कियों को भांडे बर्तन धोने आनी चाहिए। मैंने ये कहा कि ये बेसिक लाइफ स्किल्स हैं। बिल्कुल ये ऐसी चीजें हैं जो हर मर्द और हर औरत को आनी पता होना चाहिए। चाहिए बिल्कुल। देखिए आप यहाँ पे यार आप मुझे बताएं मानी भाई हमारे यहाँ इतना बड़ा ये इशू क्या है। अगर मर्द हांडी बनाना जानता है चाहे वो डेली ना भी बनाता हो अगर कभी कभार भी बना दे तो उसके ऊपर 36 किस्म के ठप्पे लगा दिए जाते हैं। गलत मैं व्हाट इज दिस आप हांडी बनाते हैं और आपको बनानी आती है और आप बड़ा बड़ी प्राउड। अच्छी सुथरी खानदानी बनाता हूँ। थैंक यू मेरा सुरीली दिल कर रहा है मैं बच्ची को सुरीली। बिठा के खुद शुरू हो जाऊँ। नहीं नहीं वो ठीक बना पता नहीं लेती की कर दी भी उन्होंने। नहीं नहीं आपको आदत पड़ गई है इनको आदत पड़ गई है जिधर भी जाते हैं हांडी बनानी। अच्छा ये पता क्या करते थे ਐਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਕभी टमाटर कभी कुछ ਐਵੇਂ ਚਟਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸਪਾਈਨਿਸ਼ ਚਟਨੀ आज ਤਿਆਰ की है आज फलानी चटनी मैं कहा मानी भाई ਤੁਸੀਂ चुप कर जाओ। यार आप आइडियाज आपको नाम भूल जाते हैं जगह भूल जाती हैं अपने एक दिन गाने मैंने- भूल जाते हैं। इनको मैंने पुदीने की और टमाटर की चटनी खिलाई मैंने कहा मैं स्विट्जरलैंड का एक शेफ है अपने को मैं नाम बनाया मैं कही उसकी सारे रेसिपी कहते, है अच्छा, वो सारे ओ वाओ नाइस नाइस करके ना खा गए। और स्विट्जरलैंड का शेफ जो है वो पुदीने और टमाटर की मिर्चों वाली चटनी हाँ, बना रहा माशाल्लाह था वो जिसने जिंदगी में कभी मिर्चें नहीं खाई नहीं होंगी। वो गया नारोवाल से ही था ना नारोवाल का स्विट्जरलैंड का शेफ रहंदा होते। हाँ जी कहता लाहौर का है जाता पेशावर है। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन एक्चुअली मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए कि घर में एक दूसरे के काम आपको मिलके करने चाहिए। इसमें योर लाइफ पार्टनर अगर आप एज ए पार्टनर भी रह रहे हो या आपकी वालदा के साथ पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं नहीं ये हम कहाँ यूके पे में लिखा तो हमारे हुआ लिए है कि आम चीज़ है बेचारी ये। माँ का ही काम है कि वो हांडियां पकाए हाँ, झाड़ू लगाए बिल्कुल। पोछे करे। बाहर के मुल्क में क्या होता है ऐसे ही है। आपने कितना टाइम बाहर गुजारा है मानी भाई बिल्कुल 25 इयर्स आई बीन इन यूके बिल्कुल ऐसे इन यूके। और आप मुझे बताएं कि वहाँ पे अगर औरत खाना बना रही है तो मर्द साथ में सब्जियां कटवा रहा है अगर एक ने टेबल लगाया तो दूसरे ने भांडे धो दिए और बच्चे बड़े सारे मिलके वहाँ पे बच्चे 4-5 साल की उम्र पे अपना बिस्तरा बनाना सीख लेते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ अगर कभी तकिए को गिलाफ में डालना पड़ जाए तो अजाब पड़ जाता है डालना ही नहीं आता। गूगल करना पड़ता है गूगल करना पड़ता कीजिए करिए हाउ टू गिलाफ तकिया तकिया इन द चादर कुछ डालने का तो छोड़े कटना कीजिए वो ज्यादा मुश्किल है। हाँ धोने के लिए गढ़ना हो तो मैंने कहा गढ़ना क्यों है। अच्छा ये बताइए कि वहाँ पे मुझे बताइए ना फिर हुआ क्या वहाँ पे। अच्छा एक गेम आई उधर जिसमें गेम में तो खेली नहीं आप अच्छा, दोनों ने। मैं क्यों नहीं खेली मैं गेम में जीत जीत के तो आगे आज गई जब हमारी गेम का टाइम आता था मुंह उधर कर लेती थी। बिल्कुल ना 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 बुराई से मुंह फेरने का हुक्म गोडे दिया गया गिट्टे है। रह गए गिट्टे छिल सारा गया को तोड़वा के आए। नहीं मुझे एक बात बताओ हांडियां भी पकाई काम भी कीता। अच्छा टाइमिंग क्या होते थे आपके वहाँ कोई टाइम क्योंकि टाइम का तो कोई आइडिया ही नहीं होता मुझे था। लगता है सुबह अजान 8-9 बजे उठाते थे पता हमें। नहीं मानी हाँ, भाई ऐसे ही ये होगा। नहीं आइडिया कोई आइडिया नहीं है कितने बजे हम लोग उठते थे कितने बजे जब लाइटें थोड़ी सी ऑफ हो जाती थी तो उसका मतलब है कि सोना है। 10 बज गए या 9 नहीं बाद में ऐसे मुझे पता तुक्के लगा। होते थे क्योंकि अंदर तो टाइम था ही नहीं। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि टाइमिंग वैसे क्या थी। लेकिन हमने हमें नहीं पता था लेकिन था क्या टाइम। यही नहीं टाइमिंग नहीं पता अभी तक हमें नहीं पता क्योंकि हम लोगों ने आके अपने नहीं एपिसोड ही नहीं लेकिन अब देखे। अजान के टाइम से तो हम लेकिन ये निकाल है लेते कि थे ना। हमें अजान की कभी कभी थोड़ी थोड़ी आवाज आती थी वहां पे फैक्ट्रियां थी उनके अलार्म से हम लोग तुक्के लगाते वो थे तो कि ये 8 बजे होंगे ये अलार्म बजा है फिर उसके बाद 1 बजे अलार्म बजता है हम लोग कहते थे 1 बज गया अब ये जोहर खाने की का है, फिर अजान, खाने का खत्म कभी होता कभी था। मिक्स हो जाती थी नमाजें यानी कि ऐसे ही हमारा होता था।
ये कोई सिस्टम कोई पक्का नहीं भाई टाइम का उधर पता था। जो गार्डन वाली स्पेस थी ना वो बिल्कुल छोटा अच्छा फिर ऐसे ही था ना, हाँ। थोड़ा जो नजर आता जो दिन थे हमारे उनका भी नहीं पता चलता था। जब ये लोग जुमा पढ़ने जाते थे ना, जुमे के लिए ये लोग बाहर जाते थे, थोड़ी यानी देर के कि लिए। थोड़ी देर के लिए इनके साथ कैमरे जाते थे, 10 बंदे साथ बकायदा, जाते थे। और फिर इनको वापस लेके आना, और तब पता चला आज जुमा है, फिर उसके बाद हफ्ता फिर भूल जाते थे, बीच में जब फिर जुमा आता उस हिसाब लगाते उस हिसाब थे। से हम तुक्के लगाते थे सारे कामों के। दिमाग नहीं पागल हो जाता था कि पागल निकालो यहाँ से। थोड़ा सा पागल उधर तो मुझे पता है, मैंने जैसे तुम्हारे दिन गुजारे। हस्बैंड ने की क्या रिस्पांस था? मैं तो भाई का वो रिस्पांस। कहते अगर तू ना आंदी तो मैं पीछे पहुंच जाना सी, मैं 2 बार रोंदी भी नहीं, पहले 2-3 वीक को बड़े खुश रहे ने। नहीं उन्होंने फोन करके क्या है तमाशा, ये जो रियलिटी शो है 180 दिन का कर दो, मैं बहुत खुश हूँ। फिर जब बेचारी रोई है तो फिर उन्होंने बुलाया ये तो वापस। 2 दफा रोई। मैं 2 दफा नहीं, मैं तो डेली रोती थी। हर मैं गल पे- लैशेस लगवा के गई, मुझे नहीं पता था कितना रोना पड़ेगा। जुगर मुझे क्या ना मतलब कि- रोना पड़ेगा? रुलवाया चपेड़े मार के? नहीं, वो उधर लड़ाइयाँ होती, मेरी तबीयत नहीं थी। मैं जब उधर से आई हूँ तो बकायदा अच्छा मैं डॉक्टर देखो, के पास आज गई का हूँ। एक्चुअली टॉपिक था बर्दाश्त, अच्छा अपने अंदर पेशेंस को पैदा करना। जी, मुझे जी। ये बताओ कि ऐसी चीज़, मानी भाई बाहर का भी एक्सपीरियंस है, यहाँ का भी है, आपने बाहर भी काम किया, यहाँ पे भी किया, ऐसे एक्सपीरियंस से बंदा सीखता क्या है? मेरे तो ख्याल से बर्दाश्त और पेशेंस ही सीखता होगा। पहली बात लेकिन ये, उधर तो कोई नहीं बर्दाश्त करने नहीं, उधर वाला, कोई नहीं। असि कीते होंगे। पहली बात ये एक्सपीरियंस नहीं है, नेसेसिटी है। अब इसको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई मजबूरी करें है, हाँ। कि अब तो मजबूरी नहीं, देखिए अगर आप में टॉलरेंस नहीं है तो आप में कुछ भी नहीं है। हर वक्त आपके मुताबिक हर चीज़ नहीं की जा सकती, या आपके मुताबिक नहीं वो चल सकता। यू हैव टू बी, आप में अडेप्शन होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। तो लेकिन आई थिंक समटाइम्स वो इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन थी, अगर मैं सिर्फ उस एक्सपीरियंस की बात करूं कि जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वी लिव इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जहाँ पे आपके पास फ़ोन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, गूगल बादशाह है, हर चीज़ आपको मुयस्सर है। अब आपसे वो एकदम लग्जरी ले ली, फिर आपको ऐसे 18 लोगों में रखा गया कि जिनसे आपका माइंड, सोल, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं मिलती, राइट? तो ये आई थिंक हमारा जो एक्सपीरियंस था वो पहले दिन से बर्दाश्त क्योंकि वाला ये था। सोशल एक्सपेरिमेंट बेसिकली थी ना एक। बिल्कुल ऐसे ही उधर है। तो ना किसी को, यानी कि एक होता है ना, बंदा कह देता है कि चलो यार कोई नहीं, ਇਹਦਾ लिहाज रखा जाए, ए बड़ा है या छोटा, होते कोई चीज़ नहीं है इस तरह दी ना ना ना। उन्होंने तो ऐसे ला पा के आपकी हाथ में पकड़ानी है ना। और बड़ों के साथ ज़्यादा हो रहा था। तुसी बड़े हो थे, क्यों आए हो थे? ये यंगस्टर्स के लिए वो एक अलग गेम चल रही थी। ठीक है ना, वो हालांकि सारी इससे यंगस्टर्स चीज़ें- का कोई लेना, घर में बड़े भी होते हैं, घर में छोटे भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। तो आपने अगर एक घर बनाया है तो उन्होंने आई थिंक बड़ा तरीके से उन्होंने लोगों को पिक किया है। एक्चुअली जान के ऐसे लोग पिक की जाते हैं ना, जिनके साथ आपको मतलब प्रॉब्लम ना हो, मतलब जिनके साथ आपको प्रॉब्लम हो। क्योंकि बात यह है कि अगर सारे ही बड़े सुमन बुकमन, मतलब अगर ईमान टाइप सारे फ्रेंडली वटेवर, एक बात बताओ, वैसे एक जैसे लोग बहुत फ्रेंडली भी हों तो तब भी लड़ाई होती है। बोरिंग हो हाँ, जाता है होती ना। है। लेकिन नहीं, तब भी हम लोग- लड़ाई होती है ना। लड़ाई- एक जैसे लोग किस तरह टाइम गुजारे, देखे पानी भाई, हर बंदे की अपनी जरा किसी की बिल्कुल, धीमी ऐसे पर्सनैलिटी ही। होती है, कोई जरा लाउड होता है, कोई जरा सा, और सबके साथ एक खूबसूरत सा एक बुके बनता है घर के अंदर। हाँ बिल्कुल। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे बंदा चढ़ा हुआ है और इतने ज्यादा लोग, अच्छा स्पेस वाइज दिखने में तो जगह काफी लगती है, क्या जगह ज्यादा है कि कम बहुत है? नहीं, जगह बहुत है। ज्यादा जगह है। लेकिन जो आपके वॉशरूम्स थे वो सिर्फ 2 थे। 2 वाशरूम और एक थे, आपका और शावर लड़ाइयाँ रूम वहाँ था। पे ज्यादा होती थी। फड्डे वहीं पे होते थे फड्डे ना वहाँ ज्यादा, पे, मेरी बारी, क्योंकि मेरी वहाँ बारी। पे कैमरा नहीं था, वहाँ पे माइक नहीं था, तो इसलिए वो जब जाते थे वॉशरूम में तो तब लड़ाइयाँ होती थी। चेंजिंग रूम में था मेल, लेकिन वॉशरूम में नहीं था। नहीं, चेंजिंग रूम में माइक था, लेकिन लेडीज का नहीं था, हमारा था। नहीं, हमारा चेंजिंग रूम मैंने में तो कैमरा मैंने था। हाँ, नहीं, चेंजिंग वो मेरी जी फोटो दिखाई थी चेंजिंग रूम च लगी थी, और मैं कितने नहीं, वो सामान वाली जगह है, लेकिन चेंजिंग रूम के लिए तो उन्होंने छोटा सा एक बनाया हुआ है ना। हाँ, कि वहाँ पे जाके आप हाँ, कपड़े नहीं चेंज नहीं वगैरह नहीं, करना। उधर नहीं है नहीं, मानी उधर भाई, नहीं था। उधर नहीं, नहीं। उधर तो हो नहीं सकता ना, हाँ, टेक्निकली नहीं, नहीं हो नहीं, सकता, उधर अच्छा, लेकिन मैं टेक्निकली सारे को वार्ड रूम हाँ, देखा। नहीं नहीं, उधर नहीं था। तो जो चेंजिंग रूम था ना, मैं अक्सर यानी कि वहाँ पे खड़ी होती थी तो आपकी सारी आवाज़ें इधर आ रही होती थी। जो वॉशरूम में खड़ी ग्रुप बनते थे, उधर बकायदा ग्रुप बने थे, और बकायदा एक दूसरे की चुगलियाँ, और जब वो बाहर आती थी एक दूसरे को जान जान, और उन्हीं की यानी कि बुराइयाँ। तो वो मैं, क्योंकि मैंने नहीं कभी जुगन इस तरह का माहौल I नहीं know, देखा। इसका कुड़ियों तो के ये फड्डे तो- थे, ओ माय गॉड। लड़के सारे बड़े अच्छे थे, लड़कों के क्योंकि नहीं थे। मैं आई हैव टू गिव दिस क्रेडिट टू देम।
उनको था मानी भाई बड़े हैं हमसे, मैं उनसे बड़ा भी था, हालांकि नुमान मुझसे बड़ा था, लेकिन मेरी बात सुन लेते थे वो। जुगता शुगता चल रही हैं सन, मैंने अपना सेटिंग की हुई थी माहौल, मैं कहता था लड़ना है बाहर लड़ो, अंदर सारे ठीक हैं। ये लोग बाहर ठीक थे, अंदर लड़ती थी, फिर वो लड़ाई बाहर चली जाती थी, तो खप सवेरे सवेरे खप शुरू हुई, अंडे से लड़ाई, ब्रेड से लड़ाई, हरी मिर्च से लड़ाई, हरी मिर्च से लड़ाई, आलू से लड़ाई, यार हर चीज से लड़ाई कि भाई कहते इसने लड़ते इतना कौन है, एक भूखे। नवाला के ऊपर लिया जी, एक नवाले से भी लड़ाई, एक रोटी बन गई ना ज्यादा, इतनी रोटियां, एक रोटी ज्यादा बन गई है तो उसके नवाले होने हैं। अगर किसी को बड़ा चलेगा तो उसके लिए भी लड़ाई शुरू, इन वड्डा देता जी। तुम्हें कहते थे मेरा पेड़ा वड्डा कर दे। अच्छा, मैं दो थे, मैं अरसलान को और आगा को ना, जब मैं रोटी बनाती थी ना, मेरी जब बारी होती थी, उन्होंने घूमते रहना किचन में, ईमान जी थोड़ा सा आटा डाल दे इसमें इसको थोड़ी बड़ी कर दे। मैं पेड़ा यानी कि वो ज्यादा कर लेती थी। अच्छा, दोनों का वजन कितना कितना कम हुआ? मेरा ये मेरी पूछ रही ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद इस बी को काटने के बाद ठीक है, वजन कितना कम हुआ? मैं भी कहूँ ईमान इतनी फ्रेश क्यों लग रही है? घर की जो हवा लग गई है फिर से, वरना तो बाहर की हवा लग के हमारी लड़की भूस के बर्बाद हो गई थी। ये क्या बर्बादी थी? हम ब्रेक के बाद जानेंगे। मानी भाई तो फिर भी मुझे लग रहा है कि मैं पहले से ही बड़ा था, मैं तो पैदा ही 6 महीने का हुआ था। मैं तो क्या बड़ा पैदा ही, क्योंकि मानी भाई 6 महीने के हुए थे, तो ब्रेक के बाद जो 6 महीने की होपफुली नहीं होगी, हम वापस आएंगे और बड़ी मेहरबानी है। कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। देखें, कुछ शोज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको सब्जियों के लिए नचाया जाता है 3-3 घंटे, और कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जैसे मॉर्निंग एट होम, जिसमें हम खाने की बात करते हैं और खाना तैयार हो जाता है। हमने तुम्हें कुछ भी नहीं करवाया ना बेटा? जी बिल्कुल, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपसे एज अ शेफ खाना बनवाया। जी जी बिल्कुल, जो आपकी, जो मेरी रिक्वायरमेंट, जो आपसे रिक्वायरमेंट, जी राइट? हाँ जी, और बल्कि आपसे गप भी लगा ली। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, इधर आओ, आप बता दें जरा, आपने अपनी जी प्लेटर हाँ, एक्सप्लेन कर जो आज हमने पर्शियन प्लेटर बनाया था वो रेडी हो गया है। उसके साथ सौते वेजिटेबल, ग्रिल वेजिटेबल्स हैं और पोटैटो वेजीज हैं, 2 सॉसेस सर्व कर दी हैं उसके साथ। कंप्लीट मील है मेरा, नहीं हल्के इसके अलावा आप कुछ और खाने की ज़रूरत होगी। एब्सोल्युटली ऑसम। लेकिन आप लोगों की हांडी रोटी, सिर्फ आखिरी एक बात करके फिर मैंने जरा मान लिया आपके करियर की तरफ भी है ना, सुना आलू, हाँ जी, आलू, बैंगन, टिंडे, क्या था? आलू बैंगन सब्जियां थी और दालें थी उस दिन। हाँ, जिस लेकिन दिन आए सिर्फ आलू थे, सिर्फ आए आलू थे, लेकिन दाल और सिर्फ चावल थे हमारे पास। हाँ, तो फिर हम लोगों ने कहा कुछ यानी कि सब्जियां भी आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा एक शर्त पे आ सकती हैं, उस दिन मेरी बर्थडे भी थी। तो उन्होंने कहा कि आप जिस हालत में होंगे ना तो डांस करेंगे। फिर ते मानी भाई ने तो फिर अन्नी पाती डांस दी, इन्हें पैर सुझाले 3 घंटे, और जिस हालत में है ना, गाना लगेगा सारा दिन और उधर ही आपने शुरू हो जाना है। आप जिधर जिधर खड़े सारे, हाँ, मैं उस वक्त बना रही थी चावल नहीं, रोटी बना रही थी तो गाना लग गया। मैं रोटी बनाते मैंने डांस लाजमी करना, जो बर्तन धो रहा है वो बर्तन धोते धोते डांस कर रहा है। फिर ज़ाहिर डायरेक्टर साहब को मज़ा आने लग गया, उन्होंने कहा एनू तो नचाओ ना, सारे गिर गए, मैं कल्ला नच रहा तक। फिर मेरी फैमिली ने फिर मुझे ज़ाहिर आग कर दिया, और अम्मी की दुआ भी नहीं लगी, और ऊपर से मिले भी 2 किलो आलू, 2 के 3 किलो होंगे मैक्सिमम। हाँ, इतने की थे। हाँ, 4 दिनों के लिए, 4 दिनों के और लिए। जब वो आया है, आलू आए हैं, वो तो मैं कहता हूँ जिस तरह बेटी भी बंदा ब्याह करके भेज रहा होता है उस तरह रोए हैं सारे, ये इन्होंने आलू कही था। मतलब कि आप यकीन करें, वो अजीब ही फीलिंग थी, बाप वाली फीलिंग थी मेरी, बाप वाली फीलिंग थी। आलू की तरफ या आलू की आपकी तरफ? इतने तो नहीं डांस करना पैना, नहीं इतने अल्लाह का शुक्र मैं है, भांदे ना थोड़ा सेट सारा भांदे ना, मैं डांस नहीं करना, मैं हथों निकल मैं जाना, आइटम नंबर नहीं करूंगा नहीं करूंगा भाई। अब तो कोई रिंगटोन बजती थी मैं नचन लग जाना, मैं क्या हो रहा। अच्छा, लेकिन फोन तो आप दोनों ने इस्तेमाल कम कर दिए। हाँ बिल्कुल, ये चीज बड़ी पहले भी वैसे कम था, लेकिन अब तो बहुत कम है। वो अक्सर मालिका का फोन आ रहा होता है तो मैं फोन पे होती नहीं। फोन के ऊपर वैसे भी नहीं बैठना होता जानू, साथ लेकिन मैं साथ नहीं रखती ना, उसके ऊपर बैठी होती। या तो टीवी लॉन्च में बैठी होंगी, रूम में फोन होगा, अगर बाहर फोन है तो मैं अंदर होंगी। फोन पे कुर्सी रख के बैठी नहीं है, फोन के ऊपर कुर्सी रख के बैठी। ये तो बताए मिस्टर मानी लियाकत, अपनी कुछ करियर, जिंदगी क्या मामलात है? 25 साल आपने गुजार दिए बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह
मैं एक्टिंग एज एन एक्टर, होस्ट, कमेडियन, लेकिन होस्टिंग हैज़ बीन माय फोर्टे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने आईपा भी किए हैं, पीसा अवार्ड्स, माशाल्लाह। करी अवार्ड्स होस्ट किए हुए हैं, शाहरुख खान के साथ भी काम किया हुआ है, और बाकी वहाँ पे जितने भी बड़े एक्टर्स हैं उन सब के साथ माशाल्लाह काम किया। फिर एक टीवी चैनल था यूके का ही बेस्ड, वहाँ पे दो प्रोग्राम्स मेरे थे। तो कॉमेडी इस आई थिंक इस अ वेरी फिल बदी वाली चीज़ होती है, आमद वाली चीज़ और है। स्टैंड अप तो अब बहुत ज़्यादा अब एक हाँ। उसका ट्रेंड आ गया। एक वक्त था जब स्टैंड अप कॉमेडी कोई मिजाज होता था तो लोग जाके देखते थे। ऐसे ही है। अब तो इट्स बिकम अ प्रॉपर बिल्कुल। प्रोफेशन। और मैं आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ दैट इन पाकिस्तान एक्चुअली, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी एक ऐसा जॉनरा है जो कॉमेडी का ही ऑब्वियसली बेस्ड है, लेकिन वो एक्सटेंसिव है। उसकी वजह ये है कि वो सबसे मुश्किल है। एक तो आपको रिस्पांस वहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे ज़्यादा स्टेज या थिएटर होता रहा है, थिएटर में मैं 5 वही तो कहने लगी थी मानी भाई कि मसला ये ना कि आप कहते हो स्टैंड अप, तो स्टैंड अप हमारे यहाँ कंसिडर किया जाता है जो थिएटर में आजकल हाँ, नहीं, चल नहीं, रहा है। अब मसला ये है कि मैं अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ नहीं जा सकती देखने के लिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सही बात इट्स जस्ट नॉट द काइंड ऑफ थिएटर जो आप फैमिली के साथ जाके देख बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। अब स्टैंड अप की तरफ भी अगर लोगों का रुझान हो तो देखिए जबान का भी तो इशू है ना, बिल्कुल है। हमारे कल्चर का भी एक मामला है। जब बहुत ज्यादा लैंग्वेज लूज हो जाती है तो मानी एक्चुअली भाई आपको अंडरस्टैंड करना है स्टैंड अप कॉमेडी है क्या। इट्स स्टोरी टेलिंग। उसमें जुगतों वाला सिस्टम नहीं है, उसमें आपने कहीं ना कहीं माइनर सा लाफ्टर आएगा, या मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ, आप लोग एक जैसे, इसीलिए वो इस तरह के माहौल में की जाती है कि जहाँ पे हर चीज़ इम्पैक्ट है। फिर आपने उसको विजुअलाइज करना है, आपने हंसना है। इट्स नॉट अबाउट हा 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 करके आप बने हो। चले एक स्टोरी सुनाए हमें ईमान फातिमा के बारे में। ईमान फातिमा चलदी पे स्टोरी ऐसे पूरी स्क्रिप्ट है फिल्म पूरा। हैगी है, पूरी फिल्म हैगी है। ते माशाल्लाह 3 फिल्मां इकट्ठियां आ गई हैं। एक साथ ही ना। मौके नहीं रही, ब्रेक ही नहीं ले रही। ईमान फातिमा एक बड़ी अच्छी माशाल्लाह इंसान है। जब मुझे फर्स्ट टाइम उधर मिली तो मुझे किसी ने वहाँ पे कहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, कि आप एक ऐसा बंदा है जिसके साथ आपकी बनने वाली है। तो मेरी स्ट्रेट वे नज़र इस पे गई, तो मैंने कहा लो जी ऐ ते बंदियां दा मन ही है। इसने अपनी रौनक लगाई, पुट्ठी बातें बार बार कहते पंजाबी नहीं बोलनी, अंग्रेज़ी नहीं बोलनी। इसको वक्त पड़ा हुआ था कि माशाल्लाह पंजाबी जो मेरी बंद की है ना उससे, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती पंजाबी हूँ। अब आमद आनी है पंजाबी में तो उत्थे मैं उर्दू च किवें उन्होंने करवावां ना, कि वो ते मज़ा नहीं आना, वो फील नहीं आनी है ना। और इसने जो है फिल्टर नहीं है माशाल्लाह, वो बड़ा मसला है। तो आपने भी पंजाबी कैसे कंट्रोल किया? आप भी पंजाबी में बहुत कंफर्टेबल है। बस 14-15 दिन लगे, उसके बाद फिर मैं मुझे था निकाल देंगे, नहीं निकाला उन्होंने, फिर मैं कैरी ऑन रखी। उसके बाद फिर आपको आदत हो जाती है। हाँ, फिर आपको वो पाए खाए नहीं जी, कदम पकाए में हमने, इस तरह की बातें हो रही होती है तो अजीब सा लगता है। लेकिन बाकी काम नहीं मुतासर हुआ इस प्रोजेक्ट से? मतलब बाकी की भी तो चीज़ें चल रही होती हैं। हमें छोड़ के गए थे। हाँ, मेरे भी कॉन्सर्ट थे लंदन, कनाडा, अमेरिका। पूरा जो अगस्त का मंथ था मेरा सारा बिजी टूर्स था, आपने बताया हाँ था जी। मुझे, हाँ। लेकिन मैंने वो सारे कैंसिल किए थे कि मैंने शोज में जाना है। अब सबको ये पता लग गया कि मुझे खाना बनाना आता है, भांडे धोने आते हैं, सफाइयाँ करनी आती हैं। यूके का आप देखें, पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं वो लोग यूके में उनको बहुत पजीराई मिलती है, मोहब्बत से रोज़ाना देखते हैं। कोई भी आपका जिस तरह शो है माशाल्लाह देखा जाता है, या बाकी चैनल्स पे भी जितने शोज़ आ रहे हैं। तो आई थिंक मैं फ़र्स्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानी आर्टिस्ट आप कह लें जिनको ये अपॉर्चुनिटी दी गई। बिल्कुल। तो माशाल्लाह आई थिंक यूके वाले काफ़ी प्राउड हैं इस चक्कर में। बाकी उत्थे जाके पता लगेगा उन्हें ते अच्छे मैसेज ही आ रहे हैं। बाकी मैं आहो असल दा की बताऊं, असल में बुरा मैसेज आता नहीं है, बुरा रिस्पांस आता है। बिल्कुल अच्छा मैसेज आ जाता है, रिस्पांस आपको आता है ना, उसके बाद फिर बुरा। सही तो मेरे ख्याल से अभी वापस जाएंगे तो फिर इस्तकबाल होगा आपका। हाँ सही आप बात है। दें आइडिया उनको। नहीं मैं कह रही हूँ कि मैं क्या आइडिया दूंगी, उनके अपने बेचारों के मासूमों के दिमाग में बतेरे आइडिया चल रहे होंगे। अच्छा लेकिन आजकल काम की क्या मसरूफियत है? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग अ मूवी, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। जैसे मैं लैंड करूँगा वापस आई स्टार्ट शूटिंग, तो पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम हैं उनके साथ। ठीक है। मैंने इससे पहले एक मूवी की है लक लग गई विद फ़रोज़ खान, हाँ जी हाँ जी। विच इज़ ड्यू टू कम आउट। इंशाल्लाह। और एक मैंने इंडिया पंजाब की, जो हमारा चढ़दा पंजाब है, और वो उनकी एक मूवी है बरार द मूवमेंट विद करतार चीमा। ओके। तो इंशाल्लाह मूवी स्टार इजी नहीं आपने लेना ये
खाना तो ये जल्दी दियो मतलब तो ये सोच के जाना चाहिए था ना जब गए थे। मूवी स्टार नु हल्का नहीं लेना, तो फिर ऐसे हल्के हुए, ऊपर ऐसे से आपको पता है मैंने वजन कम हो गया वजन पे ही तो आ रही हूँ, हल्के पे वजन। मुझे पहले ही पता था। वजन कितना कम हुआ? मेरा 10 साढ़े 10 11 किलो हो गया। झूठ। आपने मुझे पहले देखा नहीं ना, ये कुर्सी शुक्र है मुझे पूरी है, मैं तो इधर बैठ सकता। तो ये मैं उधर से सारा वजन कम हुआ है? हाँ तो फिर चढ़ा यार, ही आपको वापस। खाना नहीं मिल रहा, पीना नहीं मिल रहा, किसी किस्म की कोई नरिशमेंट नहीं है, विटामिन नहीं है, तो फिर ऐसे ही होता है नहीं ना। तो डॉक्टर्स तो थे वहाँ पे। देखो डॉक्टर की हर डॉक्टर वक्त बड़े ड्रिप अच्छे ला थे, के रख दे हाँ, डॉक्टर वो से। नहीं चोट लगती थी, डॉक्टर बुखार हो गया, डॉक्टर अगर कहीं फिजियोथेरेपी वाला भी था वो भी आता था, और 24 आवर बेचारे डॉक्टर भी तंग पड़ गए। मैं तो डॉक्टर ਨੂੰ 3-4 दफा क्या मैं कहा तू मेरी तो अम्मी बन के मैं फिजियोथेरेपी वाला डॉक्टर जो है हर किसी को बेसिकली मालिश करता था। नहीं मालिश मालिश नहीं, नहीं, मालिश हर एक को नहीं जिसको चोट लगती थी। अब उधर मुझे भी बड़ी दफा चोटें लगी हैं। हाउ कन्वीनियंट। ये कोई लक्ष्मी चौक में शो नहीं था और अब मालिश के लिए बंदा आ जाता था। आई डोंट नो, आई एम जस्ट थिंकिंग ना। नहीं, फिजियो था वो, जरा आपको अगर कोई इंजरी हो रही है या किस तरह की बात हो रही है, झूठ भी तो बोल देते हैं ना लोग मेरा। नहीं। तो आपको पता था रोजाना मैं क्यों जाता था वहाँ झूठ बोल वो देखा ना, देखा ना, देखा ना। जुगर मैं आपको अभी दिखाऊं मेरे जख्म में? नहीं 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 नहीं, आपकी मेहरबानी है। मेरे 2 नेल टूटे हुए नेशनल हैं। टेलीविजन है, हमने कुछ माशाल्लाह। नहीं देखना। हाँ मेरे 2 नेल हैं Thank you. टूटे हुए। ਐ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਖਮਾਂ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ये गलत तरीका है, पैसे कमा के ए देखो। लेकिन अच्छा, तो- उधर था वो था। अच्छा दूसरी चीज़ आपने प्लीज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाय हाय। आप लोग अक जाते हो शक्लें देख के। बिल्कुल। जब आपको तीसरा को बंदा नजर आता है ना, आप कहते हैं हाय दुनिया 'ਚ ਹੋਰ लोग भी हैं नहीं। हाँ तो फिर मैं जाता था रात को लेट, मैं क्या डॉक्टर साहब और सुनाओ, मैं कि डॉक्टर साहब तुसी मेरी अम्मी दी एक्टिंग करो, बेटे बेटा करके मेरे नाल गल करो, मैं तो भुल गई है माँ की होंदी है। तो वो ना मेरी उनकी बड़ी सी मांगी, कहते आपने कि अंदर नहीं बताना किसी को, लेकिन फिर झुकते शुकते ये वो सारा। मैं क्या मेरी बंद हुई बानी भाई आपने अंदर मेरी नहीं- आमद रोक दी यार, रुक गई। आमद रुकिया ते ढिड घट होया। नहीं वो यकीन करें तो मैं वो नहीं, एक मिनट मैं फंस मैं गई। जब पहले खड़ा होता नहीं, था नहीं, मुझे मेरे नहीं, पाँव नजर नहीं थे अब मैं आते। फंस गई हूँ, और मेरी टीम को हमेशा इस दिन का खौफ होता है जब मैं फंस जाती हूँ और मैं गलत जगह फंस जाती हूँ और फिर मैं वहां से निकल नहीं पाती। तो मैं एक ਅਸੀਂ मिनट आपस 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, नहीं ਹੋਰ ਸੁਣਾ नहीं ਕੀ मैं आपका? हेलो मुझे रक्षंदा जवाब दो और प्रॉपर जवाब दो। जी, जी। अच्छा सो आप जाते थे डॉक्टर साहब के पास हाँ। और कहते थे मेरी अम्मी की एक्टिंग करो। हाँ चले वो अम्मी की एक्टिंग भी कर दे, और उन्होंने स्पेशली आपको कहा कि बताना ना किसी को जाके। तो आपने नेशनल स्टेट चैनल पे बैठ के ये बता दिया कि डॉक्टर आपकी माँ बन की एक्टिंग करता था। ओके फिर इंशाल्लाह ये मेरी तो सुई वहां अटक गई है ना कि उस मासूम ने पता नहीं कभी बहन बना, कभी अब्बा बना, कभी माँ बना, बार बार माँ बना। 2-3 दफा मैं बीवी भी किया, कहता नहीं वो नहीं हो सकता। मैं चलो नहीं अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या फिर जा रहे थे पूरा जावे। नहीं नहीं पूरा नहीं जाते, कुछ रुक जाते अभी भी क्योंकि कुछ जाम बाकी मैं तो है। झूठ बोल रहा था। है लोग देखा मेरा मजाक। शुक्र है। भैन तेरा शो है, तू मेरे बंद कराएंगी। मैं तो फंस ही गई हूँ, मेरे से हिला ही नहीं जा रहा। आ गई अभी कह रही थी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बीमार हूँ। नहीं, नहीं, बीमार मेरी- बंदे का इस तरह का सीन चलता है। मेरी बीमारी को आपने बीमार कर दिया। अब देख रो ना, 40 दिन रह के आओ फिर मेरे से बात करना। नहीं 40 दिन रह के आओ। 40 दिन अल्लाह रह भी के देख देना ਮੈਨੂੰ लगਦਾ ਹੈ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ तो जो करना तुझे ये आप तो ही। है, बंदा पागल हो जाता है तो उधर। एंड में मुझे ये बताएं। आपको मैं एक और मजे की चीज बताता हाय हाय एक और एंड में और सुने। एंड पे अब मुझे लिटरली जिस तरह इसको थी मुझे फीलिंग थी मैंने यहाँ चले जाना है। मैं बड़ी दुआ कि या अल्लाह बस हो गई मेरी, ठीक है। मैंने अपने सामान में ना कहीं ऐसे हाथ मारा था, पेन निकला है, उधर पेन भी अलाउ नहीं था। फिर मैंने सबसे अपनी टी शर्ट साइन करवाई। अच्छा वो तो फिर आवाज़ आ रही है पेन कहाँ से आया आपके पास, पेन कहाँ से आया। मैं कहा करना जो कर लो, मैंने आज मैं निकल ही जाना। आज मैं निकल ही जाना, और वाकई कर देता उन्होंने। इसीलिए सबसे बेचारे- हाँ यार आप पेन उधर से पेन मुझे नहीं लिखा नहीं था लेके जा रहा सकते, किसी से। उधर आप डायरी नहीं, कोई बुक नहीं, कोई कुछ भी नहीं लेके घड़ी जा कोई सकते। नहीं है। जब आप अंदर जाते हैं आपकी सारी चेकिंग होती है। एक चीज़ थी, हम रोज़ाना वेट चेक करते थे। जो जिम वाला एरिया था ना वहाँ पे पता लगता रहा।
फिर मुझे मैंने ज़रा हर जगह वो लगा होता था शीशा भी शीशा। लगा जो शीशा है ना शीशे के पीछे कैमरा है। एक दिन मैं उठा ते मैनू मेरी मैं क्या बाद च पता लगा इन्हू गर्दन कहते ने। हाय मैं सदके में वारी मेरा भाई मैं पिछले 36 साल से मैनू गर्दन नजर नहीं ना ते ऐंदा था मोंडे ते किसी ने मुंह रख दिता है। जब गर्दन नजर आई ना मैं कहा यार वाकई काम हो गया। यानी कि आप अगले सीजन में भी इंशाल्लाह होंगे। नहीं 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 नहीं। कहते नहीं नहीं तो इसी नोट पे आपसे कुछ गाना सुन लेते हैं क्योंकि हरकतें तो आप कर रही हैं। बाय द वे इन दोनों ने अभी तक अपना एक भी एपिसोड नहीं देखा मुकम्मल। नहीं देखा क्लिप्स मैंने देखी है दोनों ने, एपिसोड नहीं देखे। बाकायदा ईमान फातिमा को इनके माहिर नफ्सियात डॉक्टर ने कहा कि आपने अपनी ये नहीं देखनी क्योंकि आप जो बच गया अंदर मादा वो भी जीरो हो जाएगा। क्योंकि 2 सेशंस में वो बीमार हो गया है, वो लहदा इलाज करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्लेजर। पारी भाई बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। ये तो हमारे शो का हिस्सा है ही, ये तो आती रहती है, लेकिन ब्लेस यू आपने जब लवली भी मीटिंग यू, पाकिस्तान थैंक यू। और आपकी टीम का सबका शुक्रिया। अब जल्दी ना खो तो मैं घर जाऊं नहीं तो फिर ऐदा की होएगा कि ऐ रहेगा ना एक ते खा सकना ना मैं हूं। खुशबू आई सारा लैदा कर चलो, देंगे, खुशबू गर्दन तो लैदा free है कर ना। देंगे, बीच में खाना डाल के बंद कर देंगे ढक्कन। ओवर टू यू ईमान वादा। एंड अनम आपने इतनी बातें की हैं, अब ना करना, ठीक है? जिनका नाम भी अनम है। ओ अल्लाह खैर ही करे। ओ अनम ਇੱਥੇ अनम ए एक उधर भी अनम थी ना। अच्छा ਉੱਥੇ भी अनम सी। आए हाय मुझे आई एम एलर्जिक टू अनम। इज एलर्जिक टू अनम। अनम सॉरी, मजीद और एलर्जिक लोग निकल आए। ईमान आपकी वैसे सादिया सादिया वाली फीलिंग आ रही है। आप साथ